यूनिट 2 ज्योग्राफी का मतलब एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान का आपके नेचुरल रिसोर्सेज एंड इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी। इसके अंदर 4 आपके मेन टॉपिक्स हैं या 4 चैप्टर्स कह लें आप इसको। वाटर, दूसरा फॉरेस्ट, तीसरा मिनरल रिसोर्सेज और चौथा फिश। ठीक है, इसके सबसे पहले वाले पे आते हैं हम, वाटर। पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि आप आइडेंटिफाई कर सके कि मंगला, तरबेला और वर्षक डैम्स कहां पर है, रिवर्स किन रिवर्स में है। अब इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि डैम्स खुद क्या होते हैं, डैम्स और बैराजेस का फर्क पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपके सामने जो एक फिगर है, ये डैम का फिगर है। ठीक है, और डैम बनता है पहाड़ी इलाके पे, दो तरफ पहाड़ होते हैं, बीच में उसके मतलब वाटर फ्लो आ रहा होता है, उसके बीच में डैम गुजर रहा होता है। तो दो तरफ पहाड़ हैं, बीच में ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब पीछे इसके वाटर फ्लो ऊपर से आ रहा है, ऊपर से कहां से, पहाड़ों से पिघल के आ रहा है, पहाड़ों से पिघलता हुआ आ रहा है। और इस जगह पर आके कि नैरो जगह मिलती है अगर, जहां पर दो तरफ पहाड़ हो, तो उसके बीच में स्ट्रक्चर बहुत एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर बनता है और वो पूरे पानी को रोकता है। इतना वजन पानी का रोकना, उसके लिए कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर चाहिए, बहुत एक्सपेंसिव बनते हैं स्ट्रक्चर्स। वो पूरे पीछे से पानी को रोकता है और फिर एक ये जो सारे खाने बने हुए इसमें से निकालता है वो पानी। और इसके दरमियान, खानों के दरमियान टरबाइंस लगे होते हैं जो घूमते हैं वाटर के फ्लो के प्रेशर से, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। साथ में ये डैम के पीछे जितना पानी है वो रिजर्व हो रहा है। उसके ऊपर डैम के स्ट्रक्चर पर भी हम आगे आएंगे। तो खैर ये डैम है, मंगला डैम की आपको एक पिक्चर यहाँ पर नजर आ रही है। एक डैम जो है ना, उसका स्ट्रक्चर 15 मीटर तक आप कर लें, सही, तकरीबन 3-4 मंजिला। तो हमारे अगर बिल्डिंग्स के हिसाब से देखो तो 4 एक मंजिल बिल्डिंग जितनी होती होगी, 3 से 4 मंजिल बिल्डिंग जितनी ऊंची होती होगी, इतना ऊंचा डैम का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है लाइक अ 4 स्टोरी बिल्डिंग। एग्जाम्पल है तरबेला डैम, मंगला डैम, ये 2 पाकिस्तान के बड़े डैम्स की मिसाल है। इसके अलावा भी पाकिस्तान के पास डैम्स है इतने बड़े, तरबेला और मंगला जितने बड़े प्रोजेक्ट से 2 ही हैं, उतना बड़ा प्रोजेक्ट कोई तीसरा अभी तक बनाने की कोशिश ही जारी है। दिया मीर भाषा डैम, उसके लिए पूरी कौम से फंड कलेक्ट करने की कोशिश जारी है कि वो बन जाए किस तरह। बहुत बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ये, तकरीबन $10 बिलियन से ऊपर की इसकी लागत आती है। $10 बिलियन, इट्स सो मच फॉर द इकोनॉमी, इतने आसानी से नहीं जमा कर सकती इकोनॉमी। ठीक है ना, और पाकिस्तान एक मकरूज मुल्क है, वो वैसे डेफिसिट में रहता है, तो वेरी डिफिकल्ट फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। खुसूसियात क्या होते हैं एक डैम की, वेरी हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। पहले तो इसकी इन्वेस्टमेंट बहुत लगती है शुरू में, इसको बनाना बहुत एक्सपेंसिव है, और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, पर्पस क्या है उसका, इरिगेशन के काम आता है। इरिगेशन क्या होता है, यहां पर इस चैप्टर में आके बहुत अच्छे से समझ सकोगे। वो जो पूरा पानी का मैनेज करने का निजाम होता है एक मुल्क के अंदर, वो इरिगेशन कहलाता है। और पाकिस्तान जिसके अंदर एक थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल नहीं होती, खास तौर पे मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है पाकिस्तान। पाकिस्तान का ज्यादातर हिस्सा वो मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है। मानसून रेनफॉल हुई, और मानसून रेनफॉल एक चंद 2 महीने के अरसे में हो रही है, बाकी 10 महीने क्या करेंगे, बाकी 10 महीने वो पानी स्टोर किया हुआ होगा और वो पानी को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पहाड़ों से पिघला हुआ पानी भी एक हद तक आएगा। सही है, वो भी इतना मतलब आप जाके पहाड़ों को गर्म करना थोड़ी शुरू हो जाओगे, पानी पिघल पिघल के ज्यादा आता रहे। वाटर शॉर्टेज रहेगी अगर बारिश ना हो तो जब भी बारिश हो पानी बह जाए, समंदर का हिस्सा बन जाए, पानी इससे बेहतर है वो रिजर्व हो जाए। जितने ज्यादा डैम्स होंगे हमारे पास, उतना ज्यादा पानी रिजर्व हो सकता है। क्लियर है? अच्छा, इरिगेशन सिस्टम के अंदर बहुत सारी, मैं अभी नीचे दिखाऊंगा मिसालें पूरे इरिगेशन सिस्टम में क्या क्या आती है। बहरहाल तो डैम्स भी इरिगेशन को सपोर्ट करते हैं, रिजर्व का एक टंकी का काम कर रहे हैं ना। डैम के अंदर पानी जमा हो गया, तकरीबन 4 मंजिला पानी जमा हो रहा है, लेकिन 4 मंजिले तक नहीं सोचो, 4 स्टोरी बिल्डिंग तक पानी जमा हो रहा है। पीछे तक जितना भी उस डैम के पीछे हिस्सा, वहां तक का पानी रिजर्व है। फिर उस डैम के आगे जाके बहुत दूर जाके दोबारा से एक डैम बनाओ अगर, तो फिर दोबारा से पानी रिजर्व है। सही है, तो बहुत ये रिजर्वायर का काम करता है, और वही रिजर्व वाटर पूरे साल पर इस्तेमाल होते हैं, तो इरिगेशन के काम आता है। इन शॉर्ट, डैम्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के काम आते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइड्रो मतलब पानी, इलेक्ट्रिसिटी जो पानी से बनती है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है डैम्स के जरिए। सो इससे आपके मुल्क की बिजली की रिक्वायरमेंट बहुत हद तक सॉल्व हो जाती है। वरना क्या करना पड़े, वरना आपके मुल्क को ऑयल एंड गैस खरीदना पड़े दूसरे ममालिक से, क्योंकि हमारे मुल्क में तो ऑयल एंड गैस नहीं है उस मिकदार में
दूसरे ममालिक से ऑयल एंड गैस इंपोर्ट करना पड़ेगा तो कितना डॉलर जाता है हमारा हर साल इस वजह से। तो फिर वो इंपोर्टेड ऑयल एंड गैस के जरिए फिर आप जो है ना इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो, वो क्या प्रोसेस होता है वो भी आप आगे पावर के चैप्टर में देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बनने के क्या क्या प्रोसेसेस है। अच्छा, फ्लड कंट्रोल के काम आता है। ऐसी खतरनाक बारिश हो जाए कि जो बीच में डैम ना हो तो पानी रिजर्व नहीं होगा, सारे का सारा बहता चला जाएगा, और बहता चला जाएगा तो रिवर वाटर इतना ऊपर चला जाएगा कि आसपास की जमीनों को फ्लड ही करता रहेगा। एक हल्का फुल्का फ्लड समझ में आता है जिससे जमीनें तर हो जाती है, सेर हो जाती है, जिसमें बहुत सारे मिनरल्स भी जमीनों को मिलते हैं क्योंकि वो पानी बहता हुआ ऊपर से आ रहा है। लेकिन अगर इतना ज्यादा फ्लड आ जाए कि जमीन में पहले से मिनरल है उसको भी वॉश आउट कर दे और वो बहते बहते बहाते बहाते समंदर तक बहा जाए, सारे फॉरेस्ट जो बीच बीच में अगर हैं थोड़े बहुत वो तबाह कर दे, क्रॉप्स तबाह कर दे, सोसाइटी जो रिहाइश है वो आसपास की तबाह कर दे, ऐसा फ्लड आ जाए तो फिर नुकसानदेह, लाइफ चली जाएंगी, कितने लोग बेघर हो जाएंगे, कितने बिजनेसेस खत्म हो जाएंगे, कितना एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगा मुल्क से, फूड शॉर्टेजेस हो जाएगी। सो उस सब ऐसे फ्लड्स को रोकने के लिए क्या चाहिए? डैम चाहिए। डैम ना हो तो फ्लड आ रहे हैं, डैम हो तो जो फ्लड आ सकता था वो पानी भी बच गया और वो अब यूज हो सकता है। कितना फायदा है डैम का, ठीक है। अच्छा, डैम के कुछ खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये भी है कि उसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी बहुत होता है, और ये अच्छे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात नहीं हो रही, खराब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात हो रही है कि जहां अगर आप डैम बना रहे हो ना तो एक तो उसके आसपास की आबादियां खत्म करनी पड़ती है उस पूरे डैम के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, फिर बहुत सारी डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ती है, बहुत सारे दरख्त वगैरह खत्म करने पड़ते हैं आसपास के जिस तरफ। फॉर एग्जाम्पल ये एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा है, ये प्लेन हिस्सा है, बीच में से वाटर फ्लो हो रहा है, तो आसपास की आबादियां आपको जितने हिस्से में डैम बन रहा है वहां से आबादियां खत्म करनी पड़ेगी। पता नहीं हजारों घर, बल्कि हजारों घर क्या सैकड़ों बस्तियां, हर बस्ती में हजारों घर जो है ना खत्म करने पड़ जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है। बहरहाल गवर्नमेंट फिर क्या करती है, कहीं डैम बनाने तो उस जमीन को उन लोगों से खरीदती है और लोगों को रिलोकेट करती है, कहीं और भेजती है, तो कहीं और भेजने का एक अलग खर्चा होता है। डैम को बनाने में सिर्फ डैम बनाने का खर्चा नहीं है, उस जमीन को बाय करना और उन सारे लोगों को जहां जिनका घर खत्म कर रहे तो उनको कोई दूसरा अल्टरनेट देना, ठीक है। तो सारे बड़े सारे खर्चे हैं, और फिर बहुत सारी डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ती है डैम्स की वजह से। डैम्स में ये लार्ज डैम्स थे, लार्ज डैम आपको अच्छे खासा रिजर्व फराम करते हैं, अच्छी खासी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना के दे सकते हैं। स्मॉल डैम्स जो होते हैं वो लार्ज डैम जितने बड़े तो नहीं होते, उनका स्ट्रक्चर जो है ना उससे छोटा होता है। जैसे लार्ज डैम अगर 15-15 मीटर के लिखे होते हैं, स्मॉल डैम होंगे 5, 6, 7, 8 मीटर तक के, ठीक है। और इनका काम ज्यादा, इनका प्राइमरी पर्पस ये नहीं होता कि इलेक्ट्रिसिटी बनाए, क्योंकि इनके पास इतना वाटर फ्लो ही, एक होता है 4 मंजिला पानी जमा करके आप बिल्कुल नीचे से कुछ स्पेसेस देते जिसमें से निकले तो बड़े वजन के साथ निकलेगा पानी, बहुत प्रेशर के साथ, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। ये इनका काम, जो छोटे डैम्स होते हैं ना, इनका काम होता है वाटर को सिर्फ जमा, जैसे हब डैम है। हब डैम जो है वो सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर वाली साइड पे हब रिवर है, उसी रिवर के ऊपर जो है ना वो हब डैम बना हुआ है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, पानी को रिजर्व कर लेता है एक हद तक, वो भी एक हद तक, और इलेक्ट्रिसिटी तो हल्की फुल्की बना ली कुछ, अगर इस तरह इसके साथ पावर प्लांट्स अटैच कर दिए तो कर दिए, ज्यादा इसका प्राइमरी पर्पस इलेक्ट्रिसिटी बनाना नहीं है। और है भी हब डैम जैसे डैम्स जो है ना, इतने छोटे डैम पाकिस्तान के इतने साउथ पे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पे हब रिवर है, और हब रिवर के भी बिल्कुल तकरीबन साउथ पे जाके हब डैम बना हुआ है, तो वो इतना साउथ पे है कि पूरा पाकिस्तान तो ऊपर गुजर गया, उसके बाद नीचे जाके कहीं आ रहा है, तो इरिगेशन में आसपास के इलाकों को फायदा पहुंचा दे बस, तो बड़ी बात हो गई, ठीक है ना। तो ये हब डैम की मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं कि हब स्मॉल डैम जो है खाली हब डैम ही हो, ऊपर से नीचे पाकिस्तान में बहुत सारे स्मॉल डैम्स होंगे, पर लार्ज डैम जो जहन में आएंगे, लार्ज डैम जो बने हुए वो है तरबेला और मंगला, ठीक है। ये 2 डैम्स है जो लार्ज बने हुए हैं पूरे, बाकी प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग है, ठीक है। Dams that do not meet the height criteria for large dams but constructed for localized water management, example रावल डैम, ठीक है, खानपुर डैम या हब डैम, जो उस क्राइटेरिया को मीट नहीं करते। हाइट क्राइटेरिया क्या है लार्ज डैम का? 15 मीटर हाइट हो तो लार्ज डैम कहलाएगा, जो इस हाइट तक के नहीं जाते तो फिर स्मॉल डैम्स कहलाते हैं, सही है। की कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है स्मॉल डैम का? भाई इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती जितनी लार्ज डैम में चाहिए होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम ही होगी, कंस्ट्रक्शन टाइम पीरियड भी छोटा ही होगा। लार्ज डैम अगर 8-10 साल में बन रहा है, लेट्स सपोज 5-6-7 साल में बन रहा है मे बी, तो स्मॉल डैम 1.5-2 साल के अंदर बन सकता है, पैसा मौजूद हो तो। पैसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके बना तो ये भी 5-6 साल में बनेगा फिर।
इरिगेशन आसपास के इलाकों को, लोकल इरिगेशन फराम कर देता है, नहीं पूरे मुल्क इसके ऊपर डिपेंड हो जाए, आसपास के इलाकों को इरिगेशन फराम कर देता है कि एक हद तक का तो रिजर्व कर रहा है ना वाटर, वो रिजर्व नहीं करता तो पानी बहता जाता है, जहां पानी बह रहा है बीच में डैम बना दिया, ठीक है, तो वो पानी रिजर्व हो गया, फिर तो रिजर्व करता है ये वाटर, तो कभी लो वाटर फ्लो तो फिर इस डैम का पानी इस्तेमाल हो सकता है। और लिमिटेड हाइड्रो पावर जनरेशन मतलब बहुत ही महदूद इलेक्ट्रिसिटी बना पाता है, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना पाता, क्योंकि इससे इसकी हाइट कम होती है तो वाटर प्रेशर भी कम बन रहा होता है इसका, तो इलेक्ट्रिसिटी भी कम बना पा रहा होता है। और इसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी फिर कम है लार्ज डैम की बनस्बत, इसको बनाने के लिए इतनी कोई खास डिफॉरेस्टेशन की जरूरत नहीं होगी, इतने बड़े पैमाने पे लोगों को रीलोकेट नहीं करना पड़ेगा इधर से उधर, क्लियर है। फिर आ जाते हैं बैराजेस पे। बैराजेस का काम डैम्स से मुख्तलिफ है, पहले हमने देखा लार्ज डैम्स, स्मॉल डैम्स और बैराज। बैराजेस का काम होता है वाटर को चैनल करना, कि इस रास्ते पे चली जाए, उस रास्ते की खुल जाए, उस रास्ते की खुल जाए। अब पानी का फ्लो आ रहा है पीछे से फ्लैट, ये बीच में सखर बैराज बना हुआ है पूरा, ठीक है, ये तमाम उसके गेट्स हैं, तो जो जो गेट बंद कर दिए ना, ये हर गेट के साथ कैनाल अटैच हुआ हुआ है, तो सारे गेट बंद कर दो, ये वाला गेट खोल दो सिर्फ, तो ये कैनाल इसके नीचे डेप्थ में जो जिस कैनाल से जुड़ा होगा ना, ये वाला वाटर गेट, तो अभी हमारे ऊपर तो सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा है, लेकिन नीचे इसके पूरे चैनल्स बने हुए, तो जिस चैनल से जुड़ा हुआ होगा ना ये, तो उस जमीन तक वो कैनाल जहां तक जा रहा है ना, वहां पानी मुयस्सर होगा, बाकी जगह बंद हो गया। तो ये वाटर को रेगुलेट करने के लिए काम आता है, कि इसका पानी खोल दिया बंद कर दिया, उसका पानी खोल दिया बंद कर दिया, उस जमीन का खोल दिया, क्लियर है। बैराज का ये काम होता है। इसका अगर फिजिकल स्ट्रक्चर कभी आप देखो ना, तो आपको जो है फिर समझ में आएगा बैराज। अभी तो आपको देख के लग रहा है चाहे ये गेट खोलो या चौथा गेट खोलो, पानी तो ऊपर जमा होकर सारा बराबर ही जमा हो जाएगा, इसलिए क्योंकि आपको ऊपर से सिर्फ पानी नजर आ रहा है, इसके नीचे जो है इसका पूरा सिस्टम बना होता है, उस सिस्टम से ऊपर पानी फ्लो होकर ऊपर पूरा तय बन गई है पानी की, इसलिए दिख नहीं रहा वो सिस्टम। लेकिन ये गेट जो खुला हुआ है, ज्यादा जिस जगह एक कैनाल के इसके नीचे कैनाल होगा कि जिसमें पानी मेनली दे रहा है, ठीक है, और उस कैनाल के जरिए वो पानी, वो कैनाल जिस जमीन तक जाता होगा उस जमीन को ही पानी मिलेगा खाली। ये कैनाल एक जमीन तक जा रहा है, फिर उस जमीन से और मजीद कैनाल्स निकल रहे हैं, ठीक है। बैराज का काम क्या है? पानी को चैनल करना। एक पॉइंट आया, सारे गेट्स बंद कर दिए कि वाटर फ्लो है ही नहीं, तो यह पानी खुश्क हो जाएगा, सही है जी। ये पानी को चैनलाइज करने के लिए काम आता है। टू रेगुलेट वाटर, रेगुलेट करना मतलब किसी चीज को कंट्रोल करना, जैसे हमारे पंखे हैं उसको हम रेगुलेट करते हैं ना, पंखे का एक रेगुलेटर होता है, तेज करना है पंखा, स्लो करना है, वो रेगुलेट कर रहा है। इसी तरह एक स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड क्या रेगुलेट करता है? हमारे घर की बत्तियां या किसी भी जगह की बत्तियां रेगुलेट करता है, ये स्विच ऑन किया तो कहीं की बत्ती जल गई, ऑफ किया तो बंद, सही। तो इस तरह बैराज भी क्या रेगुलेट कर रहा है, किसको? पूरे वाटर फ्लो को, कि किस जमीन पे जाना है, कितना पानी, क्लियर। बैराजेस जो हैं उनकी खुसूसियात कुछ मुख्तलिफ है। आप देखो कितना फ्लैट, सीधी सीधी जमीन है जिसके ऊपर से पानी का बहाव है, उसके ऊपर सीधा सीधा बना हुआ है। इसको बनाने की कॉस्ट ज्यादा नहीं होगी, इतना लंबा बना हुआ है, ये लंबे से कुछ नहीं होता, सीधी सीधी जमीन है, इतनी डेप्थ में थोड़ी जा रहे हैं इसके पिलर्स। डैम को बनाना बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि पानी का वाटर बहाव नीचे की तरफ है, एक तो बहाव रुक नहीं रहा, उसके दरमियान डैम भी बनाना है, और उसके पिलर इतने स्ट्रांग चाहिए कि इतने तेज बहाव को रोक भी सके। वेरी वेरी एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर है वो, ये इतना एक्सपेंसिव नहीं चाहे जितना बड़ा आपको दिख रहा हो, ये फ्लैट लैंड है, पानी का बहाव इतना तेज नहीं है कि कंस्ट्रक्शन को हिंडर करेगा वो, ठीक है। तो ये पूरा बैराज है। कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन फ्लैट टेरेन, टेरेन मतलब जमीन, जमीन जो होती है ना, जमीन को टेरेन भी कहते हैं, तो फ्लैट जमीनों पे भी बन सकता है, एक्चुअली फ्लैट जमीनों पे बनता है, अनलाइक डैम्स। जबकि डैम्स से हटके ये, अनलाइक का मतलब डैम्स से मुख्तलिफ है ये चीज बैराज, क्योंकि डैम्स क्या चाहिए होते हैं? विच रिक्वायर माउंटेनियस रीजन्स, डैम्स को चाहिए होता है माउंटेन्स टाइप का रीजन, जब बहाव नीचे की तरफ हो पानी का। कॉस्ट लेस देन डैम्स, डैम्स से बहुत सस्ते पड़ते हैं बनाने में, और क्या एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्रीज को और ह्यूमन सेटलमेंट्स को सपोर्ट करते हैं। ये तीन अल्फाज आपको बार बार मिलेंगे आगे जाके, मैं अभी बता देता हूं। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और हाउस ठीक है ना। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और हाउस, ये तीन अल्फाज आपको बार बार मिलेंगे, कि पानी इसमें चाहिए होता है एग्रीकल्चर में, पानी चाहिए होता है इंडस्ट्रीज के अंदर, और पानी चाहिए होता है हाउस होल्ड्स के अंदर, क्लियर।
एग्रीकल्चर जो फार्मिंग वगैरह होती है, इंडस्ट्रीज जो सारी मैन्युफैक्चरिंग है, ये सारी हम जितनी भी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं ये जमीन से नहीं उगी है, ये बाकायदा बनाई गई है फैक्ट्रीज के अंदर। जो ये फैक्ट्रीज का जितना काम है पूरे मुल्क तक, सारे एक एक कुर्सी, एक एक गाड़ी, एक एक मोबाइल फोन, एक एक लैपटॉप, एक एक जो बनता हो हमारे मुल्क में, एक एक साइकिल, पंखा, ये सारी चीजें इंडस्ट्रीज से बनी है। तो इंडस्ट्रीज को पानी का बहुत काम होता है। एग्रीकल्चर में तो पानी बहुत चाहिए होता है, और हाउस होल्ड में, हमारे घरों में बहुत चाहिए होता है पानी। तो ये 3 सेक्टर्स है जहां पर पानी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो क्या है कि बैराजेस जो है वो सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्रीज को, और ह्यूमन सेटलमेंट मतलब हाउस होल्ड्स। डैम्स भी उसी को सपोर्ट करते हैं, मतलब पानी बैराज के जरिए किसी जरिए भी हो तो उनका काम तो यही है ना कि इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करना, एग्रीकल्चर को प्रोवाइड करना और घरों को प्रोवाइड करना। कंट्रोल रिवर फ्लो इनटू इरिगेशन कैनाल्स, रिवर का जो बहाव है उसके बीच में बैराज आ जाता है, तो बैराज जो है उस बैराज से होते हैं बहुत सारे कैनाल्स कनेक्टेड। तो किस कैनाल में कितना पानी छोड़ना है, किसका पानी बंद करना है, किसका वाटर फ्लो कम करना है। कोई एक ऐसी जमीन है जिसपे वैसे ही फ्लड आ चुका है तो वो उसका पानी का बहाव बंद कर देना है, कि उसकी जमीन पे तो वैसे ही वाटर जो है लॉग हुआ है, वाटर लॉगिंग हुई है, पानी जमा हुआ है, पानी खड़ा हुआ है, तो वो तो उसी को निकालने में मसरूफ है। अभी इनका गेट खुला रखेंगे तो और पानी बहेगा वहां, तो गेट बंद कर देना है। क्लियर? ये सारा जो मैनेजमेंट है ये बैराज के जरिए होता है। डिफरेंस बिटवीन डैम्स एंड बैराजेस, अब आपने डिफरेंस पढ़ने हैं। यहां पर लिखे हुए डिफरेंस के एस्पेक्ट्स कि किस किस तरह के डिफरेंस है, कि इनका पर्पस क्या है, इनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, वाटर स्टोरेज का हिसाब किताब क्या है, लोकेशन कहां कहां, और एग्जांपल्स। पर्पस मेन बता दूं, डैम का पर्पस क्या है कि पानी को स्टोर करता है, पानी से बिजली बनाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और फ्लड्स वगैरह आते हैं उसको कंट्रोल करता है। बैराज का मेन पर्पस क्या है, पानी को चैनल करना, वाटर फ्लो को रेगुलेट करना, इसका मेन पर्पस है। डैम का मेन पर्पस वाटर फ्लो को रेगुलेट करना नहीं, डैम से पानी पास हो गया, कोई कैनाल नहीं कनेक्ट होता डैम से। बैराज से पानी के बैराज जो है रिवर के बीच में बनता है, अगर तो वो रिवर बैराज के जरिए पास हो रहा है, तो बैराज जो है कैनाल से कनेक्टेड है, कि किस, और हर कैनाल कुछ किसी ना किसी एरिया से कनेक्टेड है, तो किस कैनाल में पानी कितना छोड़ा है, ये वाली रेगुलेशन का काम होता है बैराज का, ठीक है। दोनों का मकसद ये अलग है। स्ट्रक्चर डैम्स का बहुत हाई स्ट्रक्चर होता है एज कंपेयर टू बैराज, बैराज का एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। लोकेशन कैसी चाहिए, डैम को माउंटेनियस रीजन चाहिए, कि जिससे माउंटेन्स आसपास हो, नीचे की तरफ बहाव, उसका रिलीफ क्या हो, ऊंची साइड पे डैम बनता है और उसका बहाव निचली साइड पे होता है। रिलीफ इसी को कहते हैं ना, रिलीफ बोलो या टोपोग्राफी बोलो, कि जमीन का एल्टीट्यूड किस तरह का है। तो माउंटेनियस रीजन पे बनता है ताकि माउंटेन से नीचे जो पानी बह रहा है उसके दरमियान डैम बनाते हैं, ताकि वो स्टोर भी हो जाए और जब पास हो डैम के जरिए तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करे। बैराज के अंदर से इतना तेज फ्लो में पानी नहीं बहता जितना तेज फ्लो में माउंटेन से बहता है, क्योंकि माउंटेन की जो टेरेन है वो, मतलब माउंटेन्स ऊंचे होते हैं एक तरफ से, तो वहां उसमें जो पानी का बहाव का प्रेशर तेज होता है। जबकि बैराज एक फ्लैट जगह पर बनता है तो वहां पानी का बहाव बस एक फ्लो में बह रहा है, पानी स्मूथ फ्लो में, उसके बीच में बैराज डाल देता है। बहरहाल तो बैराज को जो लोकेशन चाहिए होती है फ्लैट चाहिए होती है थोड़ी सी, ठीक है, प्लेन एरिया चाहिए होता है। एग्जाम्पल क्या है, तरबेला डैम, मंगला डैम, वर्षक डैम, हब डैम। अब इसमें से तरबेला और मंगला तो लार्ज डैम है, वर्षक का नहीं पता, हब डैम जो है वो स्मॉल डैम है, ठीक है। इनफैक्ट लार्ज डैम हमारे तरबेला मंगला ही है, वर्षक डैम भी लार्ज में शायद शुमार हो जाता होगा, लेकिन स्मॉल डैम में हब है, या और बहुत सारे स्मॉल डैम्स होंगे। बैराजेस में सखर बैराज, गुड्डू बैराज, कोटरी बैराज, बहुत सारे बैराजेस हैं, वो अभी मैप में भी नजर आएंगे। अब ये यहाँ पर लाइन से उल्टे हाथ पे वो लिखे हुए डैम और बैराजेस और उनके बताया हुआ कि क्या चीज, जैसे तरबेला डैम क्या डैम है, सखर बैराज बैराज है, नाम से ही जाहिर है फालतू का कॉलम है। तरबेला डैम कहाँ बना हुआ है, इंडस रिवर पे, मंगला डैम झेलम रिवर पे, वर्षक डैम काबुल रिवर पे, हब डैम हब रिवर पे बना हुआ है, सखर बैराज इंडस रिवर के, ये सारे बताया क्या चीज, कौन सा डैम या बैराज कहाँ बना हुआ है। और उस सिर्फ ये नहीं बताया कि इंडस रिवर में बना हुआ, उसका डिस्ट्रिक्ट भी बता दिया कि पाकिस्तान के मैप के अंदर कौन से वाले इलाके में शुमार होता है। इंडस रिवर तो बहुत सारी जगहों से बह रहा है, तो इंडस रिवर का कौन सा केपी के वाला हिस्सा आता, तो ये इतना याद करने की जरूरत नहीं, बस ऐसे पढ़ लिया एक दफा। पर्पस क्या है, तरबेला डैम एक तो फ्लड कंट्रोल कर रहा है, पानी को रिजर्व कर रहा है, ये दो बातें तो है, बाकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कितनी बना रहा है, तकरीबन 5000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बना देता है। मंगला डैम तरबेला से कम बना रहा है इलेक्ट्रिसिटी, वर्षक डैम भी इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है लेकिन बहुत ही कम बना रहा है। सबसे बड़ा इन तीन में कौन सा हुआ, तरबेला हुआ। फिर वो हब डैम कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना रहा है, क्या कर रहा है, बस इरिगेशन के लिए पानी जमा कर रहा है थोड़ा, और फ्लड्स ना आ जाए आसपास की जमीनों में तो डैम में पानी जमा हो जाता है।
कभी कभी क्या कहते हैं ना भाई, डैम ओवरफ्लो होना शुरू हो गया, हब डैम, इतनी बारिश हो गई कि हब डैम ओवरफ्लो हो गया। वो हब डैम इतना लार्ज डैम थोड़ी है कि ओवरफ्लो ना हो सकता है भाई वो ओवरफ्लो, और जैसे वो ओवरफ्लो होगा तो आसपास में फ्लड आ जाएगा जमीनों पे। लेकिन ये जब तक ओवरफ्लो नहीं हो रहा तब तक तो फ्लड्स को कंट्रोल कर रहा है ना एक हद तक। सक्कर बैराज, गुड्डू, ये जितने भी बाकी बैराजेस है वो क्या काम कर रहे हैं, इरिगेशन। इरिगेशन मतलब पानी को मैनेज कर रहे हैं थ्रू आउट द ईयर, पानी किसको कितना मिलना चाहिए ये रेगुलेट कर रहे हैं ना, तो इरिगेशन में मदद दे रहे हैं। और फ्लड कंट्रोल कैसे करता है, गुड्डू बैराज की इतनी कैपेसिटी तो नहीं है कि जो है ना पानी को रोक ले, वो डैम थोड़ी है ये। फिर भी फ्लड को ऐसे तो कंट्रोल कर सकते हैं ना कि जहां ऑलरेडी फ्लड्स आ रहे हैं वहां के जो कैनाल है उनको बंद कर दे और वो कैनाल खोल दे किसी और रास्ते के जहां पर अभी इतना फ्लड नहीं आया है, तो उस जगह पर पानी का की डायरेक्शन कर दे, ये तो कर सकते हैं ना फ्लड कंट्रोलिंग में। फिर कुछ बैराजेस के अंदर भी ऐसे सिस्टम लगे जा, क्योंकि पानी का बहाव मौजूद है, जहां पानी का बहाव मौजूद है वहां पर भी आप टरबाइन लगा सकते हो, बैराजेस में भी टरबाइन लगा के हाइड्रो पावर जनरेट कर लेते हैं। सही है, ऐसा नहीं है कि ये कई कानून लिखा हुआ है कि सिर्फ आप डैम के साथ ही हाइड्रो पावर बना सकते हो। आप बैराज के साथ बनाओ, घर की छत पे डंडा लगा के कोई पंखा लगा दो, उससे बिजली बनाओ। आप कैसे भी बिजली बनाओ, जहां से बहाव है किसी चीज का बनेगी। तो बैराज के साथ भी बिजली बनती है, लेकिन बैराज का प्राइमरी मकसद बिजली बनाना नहीं है। बैराज के बहुत सारे गेट्स होते हैं, प्राइमरी मकसद है उसका वाटर को रेगुलेट करना, कि किस गेट से कितना पानी निकालना है, किस गेट को ज्यादा खोलना है, हल्का खोलना है, आधा खोलना है। ठीक है, ये पूरा आपके पास मैप बना हुआ है पाकिस्तान का। इस दफा किस नजर से देख रहे हैं मैप को, इस दफा हम देख रहे हैं बैराज और डैम्स की नजर से। तो यहां इसकी इस मैप को देखने की है रिवर्स एंड लेक्स। रिवर जो फ्लैट लाइन है ना, ये रिवर है, ये फ्लैट ब्लू लाइन है, सारे रिवर्स है। लेक्स के लिए ब्लू कलर का ही जमा हुआ है, जैसे ये लेक है करली झील, ये एक लेक है। ठीक है, लेक्स ये हैं, हमें रिवर लेक के अलावा देखना है कुछ। एक्चुअली रिवर्स की तरफ नजर रखो और डैम्स को ढूंढो और बैराज को ढूंढो। अब इसमें तो देख सकते हो, अगर आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट नोट्स आते हैं, ठीक है, आप उनसे नोट्स लेते हो, ब्लैक एंड व्हाइट नोट्स आते हैं, तो उसके साथ मैं यहाँ पर कोई ना कोई बारकोड ऐड कर सकता हूँ कि जिसके जरिए आप वो मोबाइल के मतलब कैमरे से खोल के वो तस्वीर एक्चुअल मोबाइल में भी देख सकते हो, कलर्ड देखनी है तो। ठीक है, तो ये देख रहे हो वर्षक डैम काबुल रिवर पे बना हुआ है, तरबेला डैम इंडस रिवर पे बना हुआ है। आई इंडस, फिर क्या है, जे से क्या था, इंडस जैसे 4 रिवर स्ट्रीम्स, इंडस जैसी 4 रिवर स्ट्रीम्स, ये हमने सोचा था। तो आई से इंडस, फिर जैसे का जे झेलम, झेलम पे बना हुआ है रावल डैम। ये एक्चुअली झेलम पे रावल नहीं है, सॉरी रावल की बात नहीं कर रहा, मंगला, झेलम पे बना हुआ है मंगला डैम। बीच में रावल डैम दिख रहा है ना, वो तो स्वान रिवर पे बना हुआ है। ये स्वान रिवर मेजर रिवर नहीं है, इसलिए इसको हमने अलग से नहीं गिना, हमने वो मेन 5 ही याद किए। भारत मैप पे देख रहे हो रावल डैम लिखा है, तो स्वान रिवर के ऊपर बना हुआ है। स्वान की स्पेलिंग SOAN भी है, SOHAN भी है, सोहन बोलो, सोहन बोलो। ये जो ग्रीन कलर के बने हुए हैं ना इतने सारे छोटे छोटे, ये क्या है, ये बैराजेस है, बताया हुआ है ना, ये ग्रीन डब्बे बैराज है सारे, सक्कर बैराज, कोटी बैराज। हम अगर कराची से सिंध मतलब कराची से नॉर्थ की तरफ मूव होता है तो हमें जामशोरो के पॉइंट पे कोटरी बैराज नजर आएगा। सही, वाटर सोर्स। अब इसके इस चैप्टर के दूसरे हम उस पे आ जाते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे। कैंडिडेट शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एज अ रिसोर्स, अंडरस्टैंड हाउ इट सप्लाइज फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए और डोमेस्टिक पर्पस के लिए। डोमेस्टिक बोलूं या हाउस होल्ड बोलूं या होम यूसेज बोलूं, लोकल यूसेज बोलूं, कुछ भी बोलूं, मतलब घरेलू इस्तेमाल। ठीक है, डोमेस्टिक यूज घरेलू इस्तेमाल, इंडस्ट्रियल यूज जो फैक्ट्रीज वगैरह का इस्तेमाल होता है पानी का, और एग्रीकल्चरल यूज। ठीक है, इन 3 चीजों के लिए पानी किस तरह से एक रिसोर्स बनता है। ठीक है, मेंटेन्ड एंड कंट्रोल्ड एज वेल एज यूज्ड, इन 3 सेक्टर्स से ये कैसे पानी को इस्तेमाल करते हैं। अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। फिर इंडस वाटर ट्रीटी, IWT कह लो उसको, इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक साइन हुआ मुआहिदा है। ठीक है, 1960 में साइन हुआ था वो, पाकिस्तान बनने के बाद कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हुए थे जिसकी बुनियाद पे वो मुआहिदा साइन हुआ था। वो क्यों हुआ होगा, क्या आगे उसके बात है, उसको देखते हैं हम। तो इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर बहुत जरूरी है जिंदगी को गुजारने के लिए। इसी तरीके से पानी के बहुत सारे इस्तेमाल जब मौजूद हैं इतने, तो कोई पूरा मुल्क जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता पानी के बिना। ठीक है,
फ्रेश वाटर की बात हो रही है, सिर्फ सी वाटर की बात नहीं हो रही, फ्रेश वाटर की बात हो रही है, दरिया के पानी की बात हो रही है। तो एक मुल्क जो है उसकी इकोनॉमी पानी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। एक मुल्क की इकोनॉमी पानी पे डिपेंडेंट होती है। इकोनॉमी मतलब क्या? पूरे मुल्क में जो पूरे साल प्रोड्यूस होता है कुछ भी, चाहे वो क्रॉप्स हो, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो, कुछ भी जो पूरे साल मुल्क में प्रोड्यूस होता है, तो वो पानी के बलबूते पे होता है। उसमें पानी का एक बहुत ही मेजर इंग्रेडिएंट है कह लो, ठीक है। और फिर हम जो जिंदगी गुजारते हैं रोजमर्रा घरेलू, उसमें पानी की बहुत रिक्वायरमेंट है हमारे पीने के लिए, नहीं खाली खाना पकाने के लिए पीने के अलावा, हाँ सैनिटेशन के लिए, कपड़े धोना, खुद को धोना, बर्तन धोना, ये सारी सैनिटेशन है ना, उसके लिए पानी रिक्वायर्ड है। हाइजीन अच्छी रखता है, हाइजीन मतलब क्लीनलीनेस, पानी के होते हुए क्लीनलीनेस हो सकती है, राइट। सो इसकी इतनी सिग्निफिकेंस है इंडिविजुअल घरेलू लेवल पे और साथ साथ पूरे मुल्क के लेवल पे रहते हुए पानी की बहुत सिग्निफिकेंस है, क्योंकि पूरे मुल्क की इकोनॉमी के अंदर जो जो चीजें, कौन कौन से सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर जो कुछ प्रोड्यूस करता होगा, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर जिसे हम कहते हैं वो उसके अंदर आप पढ़ोगे इंडस्ट्रीज में, तो जैसे आप मछली निकाल लो या गाय का दूध निकाल लो या गाय को चारा दे दो या क्रॉप्स उगा लो या फॉरेस्ट उगा लो, सबको पानी चाहिए होता है। और उन सबसे जो जो प्रोड्यूस होता है वो हम कंज्यूम करते हैं, या फिर वो जो सारा प्रोड्यूस होता है वो फिर फैक्ट्रीज में जाता है रॉ मटेरियल के तौर पे, फिर उससे मजीद कुछ बनता है। सबकी सोर्स क्या है? पानी चाहिए सबके लिए, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक मुल्क के लिए। मुल्क की ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाती है। तो मुल्क की माशी ग्रोथ जिसे हम कहते हैं, तो माशी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है, और लाइफ को सस्टेन, लाइफ को, जिंदगी को चलाने के लिए पानी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। इन पाकिस्तान वाटर इज एसेंशियल फॉर इरिगेशन एंड डोमेस्टिक यूज। अच्छा, पाकिस्तान में पानी इरिगेशन के लिए बहुत काम का है भाई। पहले तो पानी ही बहुत काम का है, लेकिन एक ऐसा मुल्क जहां पर बरसात ना होती हो, तो वो फिर पानी के लिए किस पे डिपेंड करता है? वो पानी के लिए इरिगेशन पे डिपेंड करता है। इरिगेशन लफ्ज के अंदर क्या क्या शुमार होता है? इरिगेशन के लफ्ज के अंदर ये शुमार होता है कि जो दरिया का पानी बह रहा है, पहाड़ों से पिघल के जो पानी आ रहा है, वो सारा इरिगेशन का हिस्सा है। फिर उस दरिया के बीच में डैम्स बन रहे हैं जो हमने देखे, दरिया के बीच में मतलब पहाड़ों से उतरते हुए रास्ते के दरमियान डैम्स बन गए, ठीक है, और उस डैम से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। तो आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, वो इरिगेशन का हिस्सा नहीं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो बिजली है, जो बिजली बन रही है वो तो आपके अलग अलग हिस्सों में चाहिए, फैक्ट्रीज को चाहिए, घरों को चाहिए। पानी का एक फायदा बिजली बनाना है, लेकिन पानी का एक फायदा खुद पानी का अवेलेबल होना है, ठीक है। और पानी पाकिस्तान में कैसे अवेलेबल होता है? रेनफॉल से। रेनफॉल 2 महीना हो रही है ज्यादातर पाकिस्तान के रीजन में, वही जो 2 महीना मानसून की रेनफॉल है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उसी रेनफॉल को जमा किया हुआ होता है कई डैम के जरिए, कई बैराजेस के जरिए, ठीक है, तो पानी का मुहैया हो रहा था। तो पानी के मुहैया होना बिना बारिश के वो कैसे हो सकता है? इरिगेशन के जरिए। इरिगेशन एक तो रिवर वाटर के जरिए होती है, दूसरा ग्राउंड वाटर के जरिए होती है कि जमीन के अंदर जो पानी मौजूद है, खड्डे खोद के कुएं पूरे पूरे जो बनाते हैं, वो भी इरिगेशन का हिस्सा है। इरिगेशन ऐसे भी हो रही होती है कि कहीं पर जो है ना एक तालाब बारिश से जमा हो गया, जरूरी नहीं रिवर का हो, बारिश से जमा हो गया तालाब, उस तालाब से फिर पंप करके एक टैंकर में टैंकर वाली गाड़ी में पानी भरा, उस टैंकर के जरिए घरों में सप्लाई किया। ये सब इरिगेशन का पार्ट है। इरिगेशन का मतलब क्या हो गया कि पानी की अवेलेबिलिटी या पानी को सप्लाई करना बिना रेन वाटर के, बिना नेचुरल सोर्सेस के। नेचुरल सोर्सेस तो अपना काम करके चली गई ना, अब वो जो पानी आ गया नेचुरल सोर्सेस वो रिजर्व कर लिया, वो इरिगेशन का हिस्सा है। उस रिजर्व वाटर को कैनाल्स के जरिए हर जमीन तक पहुंचाए, वो इरिगेशन का हिस्सा है। जिन जमीन तक कैनाल नहीं पहुंचते, वो खड्डे खोद खोद के वेल वाटर मतलब कुएं का पानी निकाला, वो इरिगेशन का हिस्सा है, ठीक है जी। तो पानी आप हमारा मुल्क इरिगेशन पे डिपेंड करता है। हमारे मुल्क में पूरे साल बारिश नहीं होती, इरिगेशन पे डिपेंड करता है। हमारे मुल्क के लिए पानी जो है इरिगेशन को सपोर्ट करता है, और इरिगेशन हमारे हाउस होल्ड को सपोर्ट करता है, इंडस्ट्रीज को और एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है। जब मैं कहूँ इरिगेशन हमारे घरों को सपोर्ट करता है, फैक्ट्रियों को सपोर्ट करता है, और हमारे जो है ना एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, तो इरिगेशन में भी क्या है? पानी मौजूद है ना। तो आप पानी का लफ्ज क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा पाकिस्तान के साथ? इरिगेशन लिखा है तो इसका मतलब भी पानी ही है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में पानी की सोर्स जो है, पानी का जो रास्ता है वो इरिगेशन है, तो इसलिए ज्यादा स्पेसिफिक कर दिया इरिगेशन का लफ्ज। के पाकिस्तान के साथ जब आप पानी को सोचोगे तो इरिगेशन का लफ्ज ध्यान में जरूर आना चाहिए कि पाकिस्तान को नेचुरली पानी ऐसे नहीं मिलता। ग्लेशियर्स एक हद तक पिघलते हैं, बारिश एक हद तक होती है, वो जो बारिश हुई ग्लेशियर्स पिघले, उसका पानी पाकिस्तान जमा करके फराम करता है पूरे साल अपने हर सेक्टर को।
तो इसलिए वो इरिगेशन का लफ्ज साथ जुड़ता है। पानी जरूरी है इंडस्ट्रीज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जरूरी है, हमने बता दिया, इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी है। कौन सी इंडस्ट्रीज? हजारों किस्म की हो सकते हैं, 2-3 नाम लिखे हुए, स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, जहां दवाइयां वगैरह बनती हैं, ये चंद इंडस्ट्रीज हैं। फर्नीचर की इंडस्ट्री में भी शायद चाहिए होगा पानी, या घर बना रहे हैं जो पूरी कंस्ट्रक्शन हो रही है बिल्डिंग्स की, वहां भी पानी की जरूरत पड़ती है। हर किस्म की फैक्ट्री में पानी की जरूरत पड़ती है। ऐसा हो नहीं सकता कि फैक्ट्री मौजूद हो, सब पानी का नलका ना हो। हाउ कैन यू सर्वाइव? आपके फैक्ट्री के अगर गारमेंट्स की फैक्ट्री है या टेक्सटाइल का जो भी काम हो रहा है, जब टेक्सटाइल का लफ्ज है तो कपड़े का काम समझो। टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है? कपड़ा। टेक्सटाइल का मतलब फैक्ट्री नहीं होता। पता चला आपने जो है ना एक फैक्ट्री लगाई है जिसमें आप पतीलियां बनाते हो, बर्तन बनाते हो, और आपने कहा मैंने एक टेक्सटाइल लगाई हो। भाई आपने एक इंडस्ट्री लगाई है बर्तन बनाने की। कंफ्यूज कर जाते हैं, ऐसा लगता है टेक्सटाइल का मतलब फैक्ट्री। नहीं, टेक्सटाइल का मतलब कपड़े का काम। टेक्सटाइल का मतलब कपड़े का काम। तो टेक्सटाइल के जितने काम है, जैसे तौलिए बन रहे हैं, बिस्तरों की चादरें, बेडशीट्स बन रही है, लोगों के कपड़े बन रहे हैं, इन सारे प्रोसेस, उसके रंग होते हैं। बेडशीट्स है उसका रंग होगा, जो पैंट्स अगर बन रही है तो उनकी भी डाइंग और वॉशिंग होती है, तो सबके लिए पानी चाहिए होता है। तो किसी भी फैक्ट्री के अंदर चाहिए होता है। तो ये 2-3 नाम लिखे हुए इंडस्ट्रीज के, थर्मल पावर प्लांट, फार्मास्यूटिकल मतलब दवाइयां बनाने वाली कंपनीज, ठीक है, उनके लिए पानी चाहिए। पढ़ोगे तो आप समझते रहोगे। क्लीन वाटर इज इंडिस्पेंसेबल फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ। ठीक है, क्लीन वाटर बहुत जरूरी है। की, इसकी जगह मैं की का लफ्ज लिख देता हूं, इंडिस्पेंसेबल, कि उसके बिना रहा नहीं जा सकता। क्लीन वाटर जो है वो की है ड्रिंकिंग के लिए, खाने पकाने के लिए, या सफाई सुथराई के लिए, मतलब घरेलू इस्तेमाल में क्लीन वाटर की बहुत इंपॉर्टेंस है। और इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर आपको आपके मुल्क में पानी मुहैया हुआ है जितना चाहिए, तो आपकी वर्कफोर्स जो है हेल्दी होगी। वर्कफोर्स क्या करती है? पूरे मुल्क पूरे साल काम करती है। जो काम करने वाले लोग, उनके घरों में पानी ही नहीं आ रहा, तो प्रॉपर वो सैनिटाइज नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर सैनिटाइजेशन और क्लीनिंग से नहीं गुजरे अगर, तो एक तो एलेमेले रहेंगे, नंबर 1, नंबर 2 ये कि वो हेल्दी नहीं रहेंगे, बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि क्लीनलीनेस से नहीं गुजरे, पाक नहीं रह पा रहे, तो जरासीम के अंदर इर्द गिर्द घिरे हुए हैं। सो इससे क्या नुकसान है? इससे ये नुकसान है क्या, वो बीमार हो जाएंगे। बीमार वर्कफोर्स प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती, छुट्टियां कर रही होगी आए दिन। सही। अच्छा, ये तो कुछ इंपॉर्टेंस है पानी के ऊपर, आप पूरे 4-4 पेज भर सकते हो लिखने को, तो ठीक है। पानी अलग अलग सेक्टर्स में इस्तेमाल होता है। हाउ वाटर सप्लाई इज इंपॉर्टेंट इन सर्टेन सेक्टर्स। जब सेक्टर्स का नाम लूं तो आपके जहन में 3 सेक्टर्स मेनली आने चाहिए। एग्रीकल्चर, कि जो सारा आपका फार्मिंग वगैरह वाला सेक्टर है, इंडस्ट्रीज, और हाउस होल्ड, घर, हाउस होल्ड बोलूं या डोमेस्टिक बोलूं, डोमेस्टिक कंजम्पशन। इन 3 सेक्टर्स में पानी की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है, या इन 3 सेक्टर्स में पानी की क्या जरूरत है, उसके ऊपर हम आए। उससे पहले हम देखते हैं किस किस तरह से पानी पहुंचता है। एक तो हमें बेसिक पता है। बेसिक क्या पता है? कि हमारे ये रिवर स्ट्रीम्स है, ये इंडस रिवर सिस्टम है जो बह के आ रहा है, पूरे का पूरा हमारा पाकिस्तान का जो रिवर सिस्टम है इंडस रिवर सिस्टम कहलाता है। उसमें इंडस रिवर आ रहा है। आप तमाम रिवर्स देखोगे ना मेजर, तो आ तो इंडिया के हिस्से से रहे। झेलम भी उस तरफ से ही आ रहा है, चेनाब भी उसी तरफ से आ रहा है, एक्चुअली रावी भी उसी तरफ से आ रहा है, सतलज भी उसी तरफ से आ रहा है। लेकिन ये सारे रिवर्स हैं, इसमें से जो अगर इंडिया के अंदर जाए ना, तो इंडिया के अंदर भी कुछ रिवर्स हैं जो थोड़े से, फॉर एग्जाम्पल इंडिया की तरफ जाएं, लेट्स सपोज दिस इज इंडिया, तो उसमें से कुछ रिवर्स है जो इस तरफ से शुरू हो रहे हैं, कुछ रिवर्स है जो इस तरफ से शुरू हो रहे हैं। जो इस तरफ से, जो येलो मार्क कर रहा हूं, इस तरफ से जो रिवर्स शुरू हो रहे हैं ना, उनका कंट्रोल इंडिया के पास मौजूद है। जो इस तरफ से रिवर्स शुरू हो रहे हैं, उसका कंट्रोल पाकिस्तान के पास मौजूद है। हालांकि शुरू कहां से हो रहे हैं? इंडिया से ही हो रहे हैं। लेकिन आगे जाके देखोगे इंडस वाटर ट्रीटी के तहत उसको उन रिवर्स का कंट्रोल पाकिस्तान को दिया हुआ है। तो इंडिया से रहे, हाँ इंडिया चाहे तो रोक तो सकता है, लेकिन ये मुआहिदा इंडस वाटर ट्रीटी कि जिसके अंदर हमें जो इंटरनेशनल
जो बॉडीज हैं उन्होंने पाकिस्तान को उसका कंट्रोल दिया और इंडिया को इस तरफ वाले रिवर्स का कंट्रोल दिया। ये मैं एक रफ सी वो बना रहा हूं, मतलब अगर आप रिवर्स को देखो कहां से तो कहीं और से भी हो सकता है वो। तो बहरहाल वो रिवर वाटर सारे यहाँ पर पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं और उन रिवर्स के ऊपर फिर डैम्स बने हुए हैं और डैम्स से आगे जाओ तो बैराजेस बने हुए हैं। डैम्स और बैराजेस का फर्क हमने पीछे देख लिया क्या है। और फिर उन बैराजेस के जरिए अलग अलग जमीनों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। किस तरीके से बैराज के हमने देखे ना बहुत सारे गेट्स है, तो बैराज के गेट्स के जरिए अलग अलग जमीनों तक पानी पहुंचाया जा रहा है और इस तरह से करके तो एक इरिगेशन हो ही रही है। ठीक है, इस तरह से करके पानी पहुंच रहा है। इसके अलावा क्या क्या तरीके हैं, यह है पर्शियन व्हील। पर्शियन व्हील का खाली ये एक हिस्सा आपको बता रहे कि जमीन के अंदर खोदते हैं पूरा स्ट्रक्चर और जमीन का जो वाटर है ना वो इस तरह निकल रहा है कि बाल्टियां लगी हुई है। ये बाल्टियां भर के पानी ऊपर लेके आती है, ये पानी ऊपर लेके यहां तक आती है। फिर वो बाल्टी सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पर एक तख्ता लगा हुआ है जो बाल्टी को घुमाता है और पानी यहां पर गिर जाता है और वहां से इस पाइप के जरिए पानी कहीं पर पहुंच जाता है। अब बात ये पहिया घूमता कैसे है, ये पहिया घूमता कैसे, पानी के बहाव से। पानी के बहाव में इतनी जान शायद ना हो कि पहिए को घुमाए, तो फिर कैसे घूमेगा। इस पहिए के साथ या तो मोटर लगाओ, कोई मोटर लगाओ जो इस पूरे व्हील को घुमाए। मोटर नहीं लगाओ तो एक ट्रेडिशनल तरीका है क्या है, इसके साथ बैल बांध देते हैं। वो बैल घूम रहा है, वो बैल उसके घूमने से एक यहां पर एक व्हील घूम रहा है, उस व्हील के साथ ये दूसरा व्हील कनेक्टेड है। ठीक है, तो एक व्हील यहाँ है, बीच में शाफ्ट गुजर रही है और उस व्हील से दूसरा व्हील कनेक्टेड है और ये दूसरा व्हील जो है इसमें बाल्टियां लगी हुई है और वो पानी नीचे से घुमा घुमा के इस एक बर्तन है उसके अंदर डाल रहा है, उस बर्तन के साथ पाइप अटैच है और पाइप कहीं और लेके जा रहा है उस पानी को। क्लियर है। तो ये एक बिल्कुल ट्रेडिशनल रिवायती तरीका है पर्शियन व्हील का। ये कहलाता है पर्शियन व्हील। एक तरीका पानी को अखज करने का, एक तरीका पानी को अखज करने का ये कि कुआं बना हुआ है, उसके साथ स्ट्रक्चर बना हुआ है, रस्सी के साथ बाल्टी बंधी हुई है, दूसरी तरफ रस्सी के साथ जानवर को बांधा हुआ है। ठीक है, वो जानवर आगे जाएगा तो बाल्टी ऊपर आएगी और उस पानी वो बाल्टी ऊपर आएगी, फिर वो पानी किसी भी दूसरे पाइप से के साथ जो है ना कनेक्टेड होगा कि वो बाल्टी ऊपर आएगी, फिर खुद ही उसमें उलट जाएगी उस पाइप के साथ। सही है, एक तरीका ये कहलाता है चारसा। ये पर्शियन व्हील है, ये चारसा है। पर्शियन व्हील में बैल घूमता चला जाता है, घूमता जाता है और उस बैल के घूमने से व्हील घूमता है, दूसरा व्हील घूमता है और दूसरे व्हील के साथ बाल्टियां अटैच्ड है। अब ये काम बैल से ना रहा हो तो मोटर से हो सकता है। मोटर को बिजली कहां से दे, आज का दौर ऐसा है कि उस मोटर के साथ सोलर पावर कनेक्ट कर दे, तो कम से कम दिन के वक्त धूप के अंदर तो पानी निकल ही सकता है उस मोटर के जरिए। और अगर बैटरीज भी कनेक्ट है तो दिन के वक्त धूप ने बैटरी को भी चार्ज कर दे, रात को भी पानी निकाल सकते हैं आप चाहो तो। अब हो सकता है बैल की रिक्वायरमेंट हो ना, लेकिन पहले जानवर वगैरह को बांध दिया जाता था इसके साथ। ठीक है, और वो निकालते थे। जरूरी नहीं है बैल और गधा भी बांधा जा सकता है। अच्छा, चारसा फिर अलग है। इसके अलावा वेल, कुआं। कुएं का पानी जमीन के अंदर से निकलता है। जमीन का जो ग्राउंड वाटर होता है ना, जमीन के अंदर डेप्थ के जब जो जमीन पानी जज्ब करती है सारा जाता कहां है, पौधे पी जाते हैं, सब थोड़ी पौधे पीते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये जमीन है, ठीक है, बारिश का पानी ऊपर पड़ता है, बारिश का पानी जमा हो रहा है, अब वो आहिस्ते आहिस्ते जज्ब होकर नीचे ग्राउंड वाटर पे जमा हो जाता है सारा। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर के अंदर जमा हो गया। अब यहां पर अगर हम कोई खड्डा खोदे, ठीक है, तो पानी तक पहुंच गए। उस खड्डे को खोद के ट्यूब लगा दे, मतलब पाइप डाल दे और पाइप को मोटर के साथ कनेक्ट कर दे, तो ये क्या, ये कौन सा वाटर है, ये कहलाता है वेल वाटर। कौन सा वेल, मतलब कुआं, कुएं का पानी है। ट्यूब डाली हुई है तो ट्यूबवेल कहलाया। ट्यूबवेल के दो तरीके हैं, या तो मोटर कनेक्ट कर दिया, हैंडपंप कनेक्ट कर दिया। ये देख रहे हो, नीचे पूरी ट्यूब पाइप घुसा हुआ है, ग्राउंड वाटर को अखज कर रहा है और फिर वहां से पानी निकल के आप मोटर के साथ कनेक्टेड है तो इस तरह मिल रहा है, मोटर नहीं कनेक्टेड है तो हैंडपंप लगा दिया। सही है, लेकिन इन दोनों की बैक पे है क्या, ये पूरा एक पाइप जमीन खोद के अंदर तक डाला हुआ है। कहां तक, जहां तक जमीन के अंदर पानी है। अब हर इलाके का अलग होता है। पंजाब के रीजन में मैंने बताया 40-50 फुट 60 फुट डेप्थ के अंदर जाओ तो पानी ग्राउंड वाटर का निकल आता है, और बारिशें जब हो चुकी हो तो उसके बाद वो 30 फुट पे भी पानी अवेलेबल हो जाता है, और खुश्की का साल गुजरा तो 50 फुट पे भी पानी आना बंद हो जाता है, कुआं खाली रहता है। कि कुएं का अगर 50 फुट नीचे था, पानी उससे नीचे जा चुका, वाटर टेबल इसे कहते हैं कि वाटर जो है ना नीचे जा चुका, और कुआं जहां तक हमारा कुएं का पाइप घुसा हुआ है ना, वहां तक पानी जितना था खत्म हो गया और नीचे चला गया, तो पानी नहीं आएगा जब तक कि वाटर टेबल दोबारा राइज ना हो जाए। ठीक है, लेकिन ये कहलाते हैं ग्राउंड वाटर। कुछ जमीन ऐसी होती है जहां पर पाइप नहीं सस्टेन कर पाता, पूरा कुआं खोदना पड़ता है। ये
ओपन वेल खोदनी पड़ती है, पूरा एक स्ट्रक्चर खोदते 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 नीचे जाते हैं कि जहां तक पानी निकला है, सही है। और फिर उसके इर्द गिर्द ऐसी दीवारों की वॉल्स ऐसी स्ट्रांग बनाते कि वो कोलैप्स ना हो जाए स्ट्रक्चर, क्योंकि रेत ही है चारों तरफ ना, खोदा है आपने, वो कोलैप्स हो जाएगा तो उसके इर्द गिर्द आपको फिर पिलर्स भी ऐसे रखने पड़ेंगे कि कुआं स्ट्रांग रहे, ठीक है। मतलब यहाँ पर वो आपने क्या कहते हैं आयरन की रॉड्स डाल के उसके साथ सीमेंट डाल दिया, जैसे आरसीसी छत लगते हैं ना घरों की, वैसे तो ये फिर स्ट्रांग रहता है कुआं, ठीक है। तो ये है हमारा ओपन वेल। कहीं कहीं पर ये ट्यूब के लिए बोरिंग हो ही नहीं पाती, जैसे बलूचिस्तान जैसे रीजन्स में ट्यूब वेल्स बनाना बड़ा मुश्किल है, वहां पर कुएं बनते हैं पूरे पूरे, समझ आ रही बात। और फिर वो भी आपकी किस्मत है कि कुआं किस तरफ है, अगर वो खारे पानी की सोर्सेज जैसे सी वाटर के करीब है तो खारा पानी होगा कुएं में, अगर वो मीठे पानी के सोर्सेज की करीब है तो फिर मीठा पानी होगा कुएं में, क्लियर है। ग्राउंड वाटर जो जमीन के अंदर का पानी वो कहां से है, तो दरिया से, दरिया का पानी एब्जॉर्ब हो रहा है जमीन के अंदर तो बन रहा है, या समंदर का पानी जमीन में एब्जॉर्ब हो रहा है तो बन रहा है। अब कौन सा पानी है वो उस पर डिपेंड करता है कि कुएं में से मीठा निकलेगा खारा निकलेगा, क्लियर है। लेकिन ये तीनों ट्यूबवेल, ये ट्यूबवेल जो है ना, ये दोनों ही ट्यूबवेल है, बस एक है मोटर के साथ और एक है हैंडपंप के साथ। फिर एक है ओपन वेल, खुला कुआं, ट्यूब नहीं डाली बल्कि पूरा खुला हुआ है, इसके अंदर बाल्टी डालो या इसके अलग से पाइप डालो मोटर वाला और पानी खींचो, आपके ऊपर है। अच्छा, कैनाल्स के जरिए पानी आना, कैनाल्स के जरिए पानी कैसे आता है, कैनाल्स के जरिए पानी ऐसे आता है कि आपका पहले जो रिवर सिस्टम है, मैं एक बेसिक रिवर बनाता हूं, अगर आपका लेट्स सपोज इंडस रिवर गुजर रहा है, अब इंडस रिवर के आसपास की जमीनों तक पानी पहुंचाना है, तो बीच में आपने बना दिया बैराज, ये बैराज बना दिया, इस बैराज के अंदर बहुत सारे गेट्स बन गए, कोई गेट किसी जमीन से कनेक्टेड है, कोई गेट किसी जमीन से कनेक्टेड है, कोई गेट किसी जमीन से कनेक्टेड है, कोई गेट किसी, सही। तो जिसका पानी खोला उसको, वो उसके जो कैनाल्स कनेक्टेड है ना वहां तक पानी लेके चले आएंगे, यहां से कनेक्टेड कैनाल्स हैं जो यूं जा रहे हैं, लेट्स सपोज ये कैनाल है पूरा कनेक्टेड है, जो ये जमीन को पानी लेके जा रहा है किसी और जमीन को, दूसरा कैनाल कनेक्टेड है जो किसी और जमीन के लिए पानी लेके जा रहा है, उसके दरमियान से पानी बह रहा है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे एक ये वाले कैनाल को खोल दिया गया, इस वाले कैनाल को, तो यहां से पानी जा रहा है किसी एक खास जमीन को, सही है। क्या हो रहा है, एक रिवर सिस्टम से पानी आ रहा है, बैराज के जरिए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और बैराज से क्या कनेक्टेड है, कैनाल्स, ये कैनाल्स अलग अलग जमीन को पानी, अच्छा उस कैनाल के मजीद कैनाल बन सकते हैं, इस कैनाल के और कैनाल निकले हुए हैं, ये पक्के कैनाल्स जो बनाए हुए हैं, किस लिए बनाए हुए हैं, ताकि पूरे साल पानी मुहैया हो सके, ठीक है। इनको पेरिनियल कैनाल्स भी कहते हैं, ये जो पूरे बैराज के साथ कनेक्ट हो रहे हैं ना कैनाल, और फिर उसमें से और कैनाल निकल रहे हैं, सब क्या कहलाते हैं, पेरिनियल कैनाल, पेरिनियल कैनाल्स, ये पूरे साल पानी मुहैया करने के लिए, ये बरसाती कैनाल नहीं है, बरसाती नाले नहीं है, ये बरसाती नाले होते हैं इनंडेशन कैनाल, कि जब कभी फ्लड आ जाए तो फिर उन कैनाल्स में पानी जमा हो जाता है, वो पूरे साल मुहैया करने के लिए नहीं है। बरसाती कैनाल क्या होगा, फॉर एग्जांपल हम अपनी गलियों में आसपास कोई पानी का चैनल बना दे, अब जो हम पानी का चैनल हम आपस में खोद के बनाएंगे वो इंडस रिवर सिस्टम से तो कनेक्टेड नहीं है ना, बैराजेस से तो कनेक्टेड नहीं है, तो पेरिनियल कैनाल नहीं कहलाएगा, वो इनंडेशन कैनाल कहलाएगा, कि जब बरसात होती है वाटर टेबल ऊपर चला जाता है तो आसपास कैनाल में पानी जमा हो जाए, किसी तरह से किसी सिमत में चला जाए वो पानी, ठीक है। ये यूं भी इनंडेशन कैनाल्स इसलिए भी बनाए जाते हैं, फार्मर्स इसलिए भी अपनी जमीनों के दरमियान बनाते हैं कि उनकी जमीनों में पानी वाटर लॉग ना हो जाए, पानी खड़ा होने लगता है तो बीच में से पूरा पैसेज खोद देते हैं वो, लेकिन वो जो उन्होंने पैसेज खोदा वो इंडस रिवर सिस्टम के साथ जो पूरा इरिगेशन सिस्टम बना हुआ उसका हिस्सा नहीं है, वो जो इंडस रिवर सिस्टम के साथ पूरा कनेक्टेड कैनाल्स का जो पूरा सिस्टम है वो पेरिनियल कैनाल्स है, जो हमारे ट्रेडिशनल रिवायती कैनाल जमीन खोद के बना दिए गए ना वो है इनंडेशन कैनाल्स, कि जब बारिश ओवरफ्लो कर जाती है तो उन कैनाल्स के जरिए पानी का बहाव बन जाता है, ठीक है, जिसकी मिसाल यहां पर मौजूद है, ये देख रहे हो, उल्टे हाथ पे आपके इनंडेशन कैनाल है, सीधे हाथ पे पेरिनियल कैनाल है। तो कंस्ट्रक्शन में फर्क देखो, पेरिनियल कैनाल के साइड्स देखो, सही है, कैसी मतलब पक्की हुई है। इनंडेशन कैनाल को आप देखोगे तो कहोगे कभी कभी खुश्क हो जाता होगा, जब बारिश बहुत तेज हो गई तो जमीनों पे पानी वाटर लॉग ना हो जाए इसलिए कैनाल खोद के बनाया हुआ है,
पर ये कैनाल कोई प्रॉपर वाटर सिस्टम की इरिगेशन के प्लानिंग का हिस्सा नहीं है। इनंडेशन कैनाल ये बरसाती नाले है बस, बरसात ज्यादा हो गई तो फिर ये भर गए। तो कैनाल्स के जरिए तो हमने पैसे ही देख लिया कि पानी मुहैया होता है। ग्राउंड वाटर किस तरह से निकल सकता है, आप पर्शियन व्हील लगा दो, आप चारसा वाला सिस्टम लगा दो कि जमीन से, चारसा में जरूरी नहीं कि जानवर को बांध के रस्सी से खींचो, आप खुद भी एक डंडे के साथ बाल्टी बनाओ, डंडा नीचे करो, बाल्टी से निकाल लो, सही है। तो और इसके अलावा पूरे पूरे पक्के कुएं बनाए हुए हैं जो कि डेजर्ट एरियाज में आपको ज्यादा मिलेंगे, थरवर ऐसी जगहों पे भी मिलेंगे, वहां पर भी ट्यूबवेल्स होते हैं। जहां ट्यूबवेल्स लग सकते हैं वहां ट्यूबवेल्स लगेंगे, लेकिन हर जगह पर ट्यूबवेल्स कारामद नहीं होते, ठीक है। तो जहां पर ट्यूबवेल्स काम के नहीं होते तो वहां पूरे पूरे ओपन कुएं बनाए जाते हैं, सही। ट्यूबवेल्स में तो एक पाइप नीचे जाना है, कुएं में पूरा खोद के जमीन नीचे से निकाल के साइड से पक्की करते हुए नीचे जाते हैं, कहां तक, जहां तक पानी ना मुहैया हो जाए। जैसे पानी निकल आता है तो बस वहां रुक जाते हैं या थोड़ा और खोदते हैं ताकि पानी की डेप्थ में चले जाए। फिर एक सिस्टम है कारिज। कारिज ये भी हमने देख लिया था, पहले देख चुके हैं, इसको एक दफा फिर देख लेते हैं। आपकी जमीन के अंदर पानी जो डायरेक्ट जमीन से घुस के निकाल सकते हैं कुएं की सूरत में, और दूसरा आप निकाल सकते हो ओपन वेल की सूरत में, ट्यूब वेल की सूरत, ओपन वेल की सूरत, वो कुएं। एक जमीन का ग्राउंड वाटर जो है उस लेवल से आप नहीं उठा, अगर आप यहां से उठाओगे ना, यहां पर मेरा माउस है, अगर आप यहां से उठाओगे तो कुआं बनाओगे, जमीन से पानी अखज करने के लिए पंप करना पड़ेगा। लेकिन अगर पानी को आप यहां से उठाओगे पंप नहीं करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ऊपर से फ्लो नीचे आ ही रहा है, वो नीचे आते हुए फ्लो के अंदर आपने पाइप डाल दिया, ठीक है, तो उस फ्लो से कुछ नीचे चला गया, बाकी यहां से आ गया आपके पास पानी। लेकिन ये पाइप ऐसे ही थोड़ी डाल देगा जमीन पे, टेढ़ी जमीन में ऐसे ही ड्रिल से डाल दिया अंदर तक, ऐसे थोड़ी डालेगा। एक खड्डा करेंगे और उस खड्डे के अंदर की आसपास की जमीन को है ना खोद देंगे, फिर दूसरा खड्डा, तीसरा खड्डा, ये सारे खड्डे क्या है, शाफ्ट्स है, क्या है। तो एक खड्डा खोदा, दूसरा खड्डा खोदा, तीसरा खड्डा खोदा, ये सारे खड्डे खोदे, खड्डे खोदे सीधे तो पानी तो नहीं निकल आएगा। पहला खड्डा खोद के नीचे गए, फिर उसके इस तरफ से थोड़ा मट्टी और इस तरफ से मट्टी निकाल के बाहर फेंक दी, दूसरे खड्डे से गए तो उसकी इस तरफ की मट्टी और इस तरफ की थोड़ी मट्टी निकाल के बाहर फेंक दी। ऐसा करते करते आसपास की मट्टी निकाल के हर खड्डे से बाहर फेंकते गए तो वो खुद ही एक पूरा कैनाल बन जाएगा, एक पूरा पानी का रास्ता बन जाएगा। और पानी का रास्ता बन गया, तो अब इन खड्डों का क्या करें, इन खड्डों को बंद नहीं करो, मट्टी से मत बंद कर दो, बल्कि ढक्कन लगा दो। इन खड्डों पे ढक्कन क्यों लगा रहे, बाद में खोलने पड़ सकते हैं ना, क्यों, कभी कुछ फंस जाए बीच में, तो इन खड्डों के ढक्कन हटा के नीचे जाके आप वो क्लियर कर सकते हो लाइनें, सही है जी। ये कारिज का सिस्टम इस तरह से होता है। कारिज के सिस्टम में पंप नहीं करना पड़ता पानी को, पानी का बहाव नीचे की तरफ ही जा रहा होता है, वो बहाव थोड़ा सा यहां से भी आना शुरू हो गया, सही है, और आपको यहां से वो पानी मैसर हो गया जमीनों में, ये कारिज है। तो ये सारे सिस्टम्स है जिससे पानी आ सकता है। एक तो रिवर्स के जरिए बैराजेस से कैनाल्स को मिलते हुए पानी पहुंच सकता है, एक ये कि बारिशें जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो खुद आपने ऐसे कैनाल्स बना दे कि वो बारिशें जो हैं उन कैनाल्स के अंदर बहना शुरू हो जाए, तो आपको जहां जहां पानी चाहिए वहां मिल जाए। एक ये कि ग्राउंड वाटर को निकालना, ग्राउंड के अंदर के वाटर को निकालना, मतलब कुएं के पानी को निकालना। अब वो चाहे ट्यूब्स, बोरिंग करके ट्यूब्स डाल के पंप करो उस पानी को मशीन के जरिए या हैंड के जरिए, या फिर आप पूरे पूरे कुएं खोद दो जमीन तक के लिए, तो वो ग्राउंड वाटर निकल आया। फिर एक तरीकेकार क्या है कि आप जो पहाड़ से फ्लो में पानी ग्राउंड के अंदर जा रहे हो तो उसके फ्लो के बीच में एक पूरा पाइप बना दो बीच में शाफ्ट्स के जरिए, तो वो जो है कारिज के सिस्टम से पानी आ जाए, ठीक है। अच्छा, ग्राउंड वाटर को निकालने का तरीका एक ट्यूबवेल बनाने का है, एक ओपन वेल बनाने का। इसी तरह ग्राउंड वाटर और तरीके किस तरीके से निकलता है, अगर आपने पर्शियन व्हील लगा दिया, ठीक है ना, पर्शियन व्हील तो आप ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए भी बना सकते हो, या चलता फिरता नहर है ना उसका पानी भी बाल्टियों के साथ कनेक्ट कर सकते हो पर्शियन व्हील के साथ, नहर के अंदर से पानी बाल्टियों में भर के एक पाइप के अंदर चला जाए। ये सारे सिस्टम है खाली समझने के लिए कि आपके पास पानी किस किस तरह खर्च। इस तरह एक दो सिस्टम और लिख सकता था मैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे टैंकर्स के जरिए भी तो इरिगेशन होती है कि एक जगह से दूसरी जगह ना पाइप पहुंचता है ना ग्राउंड वाटर मौजूद है, तो कैसे पानी पहुंचा है, तो जहां पर पानी मौजूद है वहां से टैंकरों में पानी भरा, वो टैंकर वाली गाड़ियां पानी इधर से उधर लेके चली गई, ऐसा भी होता है, सही है जी। अब वो पानी के इस्तेमाल इन अलग अलग सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में और डोमेस्टिक यूज में क्या क्या पानी के इस्तेमाल होते हैं। एग्रीकल्चर को बहुत पानी चाहिए, जमीनों को पानी देना है, खत्म बात। वहां पर आप कोई भी फार्मिंग कर रहे हो, जमीनों में क्रॉप्स उगा रहे हो या फॉरेस्ट
को जो है ना आप फॉरेस्ट के जरिए फ्रूट फार्मिंग कर रहे हो, या फिर आप कैटल फार्मिंग कर रहे हो जिसमें लाइव स्टॉक को आप बड़ा करते हो, या फिर कैटल फार्मिंग के अंदर रहते हो मिल्किंग कर रहे हो। कैटल फार्मिंग का ऐसा ही है ना, काउ मिल्क अखज करना, तो गायों को भी पानी चाहिए होता है, फ्रेश वाटर पीना होता है, गाय बकरी को भी, तो सबके लिए पानी चाहिए एग्रीकल्चर में। ठीक है, इंडस्ट्रीज को अलग पानी चाहिए, डोमेस्टिक को अलग चाहिए। अच्छा, यहां पर एग्रीकल्चर के ऊपर एक बता दो, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर बहुत होता है, और ज्यादा पाकिस्तान का एग्रीकल्चर कहां होता है? प्लेन्स में, अपर इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन। और अपर इंडस प्लेन और लोअर इंडस प्लेन में कौन से प्रोविंसेस पड़ते हैं? पंजाब और सिंध। तो पंजाब और सिंध के आपस में पानी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट बहुत हो जाते हैं, सही। तो इसलिए एक अथॉरिटी बनाई गई जिसका नाम है इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, इरसा, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, जो कि इनके कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करती है, जो कि इंश्योर करती है कि पंजाब जो है वो ना इंसाफी के साथ सारा पानी ना अपने इस्तेमाल में कर ले, सिंध तक बहाव छोड़े, वरना तो पता चला पंजाब तक ही जो है ना सारा पानी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। वाटर शॉर्टफॉल भी होता है पूरे साल, कितनी दफा तो सिंध तक पानी ही नहीं पहुंचेगा। और वाटर शॉर्टेज जब भी होगा, जहां से पानी बह के नीचे आ रहा है उनको तो मिल जाएगा, नीचे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह की अथॉरिटीज, इरसा जैसी अथॉरिटीज जो है ना, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, ये इनके कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करती है। 1991 में वाटर अकॉर्ड साइन हुआ था। वाटर अकॉर्ड मतलब पानी को लेकर मुआहिदा साइन हुआ था इन प्रोविंसेस के दरमियान। ठीक है, और उस प्रोविंसेस का मकसद क्या था कि सिंध और पंजाब में जब पानी की फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, सिंध और पंजाब में पानी की फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, और किसी किस्म की नाइंसाफी होगी, कोई डिस्प्यूट होगा, तो फिर ये वाटर अकॉर्ड के उसूलों के तहत जिसने उसूल तोड़ा तो उसकी पेनल्टी होगी। पानी का सिस्टम कोई कैनाल उसूल थोड़ी तोड़ता है, इंसान उसूल तोड़ते हैं कि आपने अपने पास ही बहाव बना लिया सारा और आगे पानी रोक दिया, तो फिर आपने उसूल तोड़ा, तो जिसके ऑर्डर पे भी ये हुआ उसको पेनल्टीज होंगी। ठीक है, उसके ऊपर उसके खिलाफ केसेस चलेंगे। वाटर अकॉर्ड एक मुआहिदा है सिंध पंजाब के दरमियान। ठीक है, ये मुआहिदा है, और इस मुआहिदे को रेगुलेट कौन कर रहा है? इरसा। इस मुआहिदे के ऊपर अथॉरिटी कौन बैठी हुई है? इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी। सही है, ये ना हो तो क्या होगा? तो जो नॉर्थ वाले, मतलब जो अपर इंडस प्लेन है, वही सारा पानी ले जाएगा, उसकी जमीनें एग्रीकल्चर करती रहेंगे और सिंध जो है ना महरूम रह जाएगा। इंडस्ट्रियल यूज और डोमेस्टिक यूज के पैराग्राफ्स आप पढ़ लेंगे। अच्छा, रीजंस फॉर एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। अब पहले तो आप ये देख लें, इंडस वाटर ट्रीटी इज डिफरेंट और वाटर अकॉर्ड इज डिफरेंट। वाटर अकॉर्ड 1991 जो है वो प्रोविंसेस के दरमियान साइन हुआ था। वाटर अकॉर्ड प्रोविंसेस के, कौन से? सिंध और पंजाब। ठीक है, वाटर अकॉर्ड साइन करवाने वाली अथॉरिटी कौन है? इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, इरसा। ये प्रोविंसेस के दरमियान साइन होने वाला मुआहिदा है, वो एक मुल्क के अंदर की बात है। इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव का भी हिस्सा है, अगर आप पढ़ें तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव ने बोला था कि किस तरीके से आपके जो इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर सेक्टर है वो पानी का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। वो तो अपनी जगह एक हो गया बात, मुल्क के अंदर रहते हो। मुल्क के बाहर से मुराद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक ट्रीटी हुई थी, उसके हवाले से आपको अलग से लिखा हुआ है आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव में कि इंडस वाटर ट्रीटी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या वजूहात थी इंडस ट्रीटी साइन हुई, और उसके साइन होने से क्या फायदे हुए, और वो साइन ना होती तो पाकिस्तान को क्या नुकसान थे। ठीक है, और इंडस वाटर ट्रीटी के उसूलों को अगर कोई तोड़ता है तो फिर क्या उसके अगेंस्ट लायामल इख्तियार किया जा सकता है, ये सवाल से। तो इंडस वाटर ट्रीटी बातों बातों में बता ही दिया मैंने कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान साइन हुई है। अब वो इंडस वाटर ट्रीटी को तो ये तो साइन हुई थी 1960 में। पाकिस्तान बनने के बाद जो है मामला एक ये था कि पानी की सोर्सेज जो है तमाम, वो कहां से आ रही है? वो तो सारे रास्ते इंडिया से ही आ रहे हैं। अब पानी के सारे रास्ते इंडिया से ही आते जा रहे हैं अगर, तो इंडिया तो कभी पानी रोक सकता है। और एक ऐसी कंट्री जिसमें 12 महीने बारिश नहीं हो रही, चंद महीने बारिश हो रही, तो वो तो पानी की कंटिन्यूस सप्लाई पे डिपेंड करती है। सही, और अगर वो पानी के सारी सोर्सेज उसके हाथ में हो कि जब पानी शॉर्ट हो रहा हो तो पानी बंद कर दे, और पानी जब ज्यादा हो रहा हो तो पानी और खोल दे कि ज्यादा पानी में और पानी आ जाए, फ्लड ही हो जाए, आसपास जमीनें बर्बाद हो जाए, तो और वो फिर आपका दुश्मन भी हो,
शुरू से ही, तो ये तो बड़ी रिस्की बात है, सही। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट थी कि इंटरनेशनल लॉ, कोई इंटरनेशनल बॉडी जो है ना घुसे और वो इस हवाले से मीडिएशन करे, मतलब आपस में इस कोई मुआहिदा करवाए। तो वर्ल्ड बैंक इसके अंदर एंटर हुआ इस मामले में और इंडस वाटर ट्रीटी साइन करवाई, 1960 में साइन हुई, ठीक है। जब पाकिस्तान बना था उसके बाद तो जिस तरह पानी का फ्लो आ रहा था, लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट होते थे तो इंडिया थ्रेट करता था कि पानी बंद कर देंगे। 1948 में इंडिया ने थ्रेट किया पाकिस्तान को कि पानी स्टॉप कर देंगे, तो बाद में दोबारा भी इंडिया थ्रेट कर सकता है पानी स्टॉप करने की। तो फिर ये बार बार उसको थ्रेट करने से कौन रोकेगा, कभी भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो थ्रेट कर सकता है, राइट। बहरहाल फिर ये एक मुआहिदा साइन हुआ, उस मुआहिदे की साइन ने भी 9 साल ले लिए, निगोशिएट होता ही रहा, फाइनली 1960 में जाके मुआहिदा साइन हुआ। ये 9 साल बाद पार्टीशन के नहीं बोल रहे हैं, जब ये मुआहिदे के बारे में निगोशिएशन स्टार्ट हुई, उस निगोशिएशन को 9 साल लग गए साइन होते होते, ठीक है। मतलब 1951 से शुरू हो गई होगी इस पे बातचीत, यूं समझो। अब इंडस वाटर ट्रीटी के की प्रोविजन, मतलब मेन बातें क्या क्या थी इस मुआहिदे की। एक तो पानी के हिस्से को लेकर थी कि किसका कितना हक है इस पानी पे, कौन से पानी पे, वो जो सारा इंडस और झेलम और रावी, चनाब, सतलज, ब्यास, ये जो सारे पानी है, इस पे किसका कितना हक है, ठीक है, इसके ऊपर बात। फिर दूसरी बात ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कि इस पानी के बहाव के बीच में कौन कौन डैम बना सकता है, और अगर कोई डैम बनाना चाह रहे तो कितनी बड़ी तादाद में वो बना कितने ज्यादा बना सकता है, इस हवाले से बातचीत हुई। और फिर तीसरी बात ये कि कल को कोई दोबारा कॉन्फ्लिक्ट आता है तो कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है। ये 3 बातें कि कौन से पानी पे किसका हक है, कौन से दरिया पे किसका हक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि डैम्स वगैरह बनाने हैं तो किस पे, कौन से दरिया पे आपने बनाने हैं, ये वाली बात। और तीसरी बात ये, कल को अगर कोई डिस्प्यूट दोबारा होता है तो फिर आप कैसे सुलझाएंगे उसको। और डिस्प्यूट कब होगा, जब इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ोगे तभी डिस्प्यूट होगा ना, फड्डा तभी होगा दोबारा। तो इन 3 बातों को ध्यान में रखते हुए जरा देखते हैं। ऊपर से बता दूं कि लेट सपोज ये 2 हिस्से हैं जहां से रिवर्स बन रहे हैं सारे, ठीक है। तो इसमें से इस वाले हिस्से पे टोटल कंट्रोल जो है किसको मिल गया, इंडिया को, कि वो डैम वैम जो बनाना चाहे बनाए, और इससे बाकी जो बहाव है पाकिस्तान पे आ रहा है। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ना, इस पे जो ये वाले रिवर्स है, इनको ये आप देख के कहोगे कि ये नॉर्दर्न रिवर्स है और ये साउदर्न रिवर्स है, नहीं, नॉर्दर्न साउदर्न नहीं है। ये इंडिया की नजर से देखे तो ये वेस्टर्न रिवर्स है और ये ईस्टर्न रिवर्स है। ईस्टर्न रिवर्स के ऊपर इंडिया को कब्जा दे दिया गया और वेस्टर्न रिवर्स पे, वेस्टर्न दरियाओं पे पाकिस्तान को कब्जा दे दिया गया। लेकिन सोर्सेस सारी कहां से, इंडिया से ही है, स्टार्ट सारे इंडिया से ही हो रहे हैं। इंडिया को इस बात का हक नहीं है कि इनके ऊपर वो डैम वगैरह बनाए। वो छोटे मोटे स्टोरेजेस तो बना सकता है, लेकिन इतने बड़े डैम्स नहीं बना सकता जिससे कि पाकिस्तान में जो पानी का बहाव है वो मुतासर हो जाए। वो हक नहीं है इंडिया को। छोटे मोटे डैम और स्टोरेज बना सकता है इंडिया इनके ऊपर, ठीक है, जितना इसके पास आ रहा है छोटी मोटी स्टोरेज बना दे, आसपास के जो गांव, आसपास की जो भी आबादी है उनको पानी मुहैया कर दे, सही है। लेकिन इतने बड़े जो जैसे तरबेला डैम, मंगला डैम जैसे प्रोजेक्ट पाकिस्तान में, इतने बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर नहीं बना सकता इंडिया, उसको हक नहीं है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत। अगर वो ऐसा करता है तो फिर पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक को जाके बताएगा कि भाई ये डिस्प्यूट है, दोबारा आ गया, इन्होंने हमारा फ्लो डिस्टर्ब कर दिया, कि इनको अलाउड नहीं था इतने बड़े डैम्स होना, ठीक है। और ईस्टर्न रिवर्स पे तो इंडिया का ही कब्जा है, वो जितना चाहे छोड़े और जितना आए। तो ईस्टर्न रिवर्स से जो पाकिस्तान को मिल रहे हैं वो सतलज, रावी, चिनाब है, जबकि वेस्टर्न रिवर्स से पाकिस्तान को कौन से मिल रहे हैं, इंडस और झेलम। इंडिया की जो वेस्टर्न रिवर्स है उसमें से पाकिस्तान को जो मिल रहे हैं वो कौन कौन से, इंडस है और झेलम है। जबकि ईस्टर्न रिवर्स में से जो पाकिस्तान को मिल रहे हैं वो चनाब, रावी और सतलज, ठीक है। और वो सतलज जो है ना, वो सतलज ही पाकिस्तान में एंटर हो रहा है, ब्यास तो पाकिस्तान में एंटर भी नहीं हो रहा। सतलज जो बन रहा है ना पीछे से, उसमें ब्यास रिवर शामिल है और फिर वो सतलज बनता है। ब्यास तो पूरा पूरा इंडिया का, उसको गिनना भी नहीं पाकिस्तान का हिस्सा। एनीवेज, तो वाटर एलोकेशन के बारे में हमने क्या सीखा। पाकिस्तान रिसीव्ड एक्सक्लूसिव राइट्स टू वेस्टर्न रिवर्स। पाकिस्तान को मुकम्मल हुकूक मिल गए किसके, वेस्टर्न रिवर्स के। वेस्टर्न रिवर्स में कौन से मिले, इंडस, झेलम और चिनाब। इनफैक्ट चिनाब भी शामिल है, सॉरी, चिनाब भी पाकिस्तान के हिस्से में शामिल है। तो यकीनन चिनाब भी कहीं ना कहीं वेस्ट वाली साइड से ही कनेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। चिनाब भी वेस्ट वाली साइड से ही कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो रहा होगा।
ठीक है, तो इंडस, झेलम, चेनाब पे पाकिस्तान का हक। और इंडिया को कौन से मिले? ईस्टर्न रिवर्स। ईस्टर्न रिवर्स में कौन कौन से? रावी, ब्यास और सतलज। ब्यास लिखा हुआ था, ब्यास तो वैसे पाकिस्तान तक दाखिल भी नहीं होता, ब्यास सतलज का हिस्सा बन जाता है फिर पाकिस्तान में दाखिल होता है, तो रावी और सतलज लिखना भी काफी होता। ठीक है, कि इंडिया को कंट्रोल मिल गया रावी, ब्यास और सतलज पे, तो ब्यास मिटा ही देता हूं। चलो ये बात समझ में आ गई। बट इंडिया could use the western rivers for hydroelectric power and limited storage। हाँ, लेकिन इंडिया जो है, ये जो वेस्टर्न रिवर्स है उसका इस्तेमाल किस हद तक कर सकता था कि अगर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहता है वो कर ले और थोड़ी बहुत स्टोरेज उसमें से कर ले, पर ऐसा नहीं हो कोई मेगा डैम बना दे उसके ऊपर कि पाकिस्तान के लिए बहाव रुक जाए। समझ रहे हो? तो इंडस, झेलम और चेनाब पे इंडिया को यह हक नहीं है कोई बड़े डैम बना दे। सही है जी, ये बात को ध्यान में रखते हुए चलोगे। किस बात के तहत? इंडस वाटर ट्रीटी के तहत। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ये बात है। अच्छा, वाटर एलोकेशन समझ गए कि ईस्टर्न रिवर इंडिया के पूरे हक में आ गए, वेस्टर्न रिवर पाकिस्तान में हक में आ गए। वेस्टर्न रिवर के ऊपर इंडिया थोड़ी बहुत स्टोरेज कर सकता है उससे, या थोड़ी बहुत मतलब या तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, मतलब पानी के बहाव की जो बिजली वो जनरेट कर सकता है। अब इंडिया कहे हम पानी के बहाव की से बिजली जनरेट करने के लिए बड़े बड़े डैम बना रहे हैं, तो भाई आप वो बड़े डैम तो बना रहे, लेकिन उस डैम ने जितना पानी रिजर्व कर लिया उससे फ्लो तो रुक गया ना पानी पाकिस्तान का, तो फिर पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा, हमारा फ्लो कैसे रुक सकता है? पाकिस्तान खड़ा होकर किसके पास जा सकता है? जिसने मुआहिदा करवाया था, वर्ल्ड बैंक के पास। ठीक है, अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एक तो वाटर एलोकेशन इस इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर, की प्रोविजंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी के की नुकात क्या थे? एक तो वाटर पानी के तकसीम को लेकर था कि किसका कौन सा वाला रिवर है। फिर दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। पाकिस्तान वाज परमिटेड टू कंस्ट्रक्ट डैम्स, रिजर्वायर्स एंड लिंक कैनाल्स टू मैनेज इट्स वाटर नीड्स फ्रॉम द वेस्टर्न रिवर्स। पाकिस्तान के पास पूरा हक है कि पाकिस्तान वो डैम बनाए जो उसको रिवर्स मिले हुए हैं, पाकिस्तान उस पर डैम्स वगैरह बना सकता है। इनफैक्ट जो इंडिया के पास रिवर्स हैं उसमें से भी जब पाकिस्तान में आ गए तो इस पर भी डैम बना सकते हो, प्रॉब्लम नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो इंडिया के पास वापस थोड़ी जा रहे, वो तो वहां से नीचे उतर रहे, तो इंडिया ने अपना काम कर लिया उन रिवर्स का। जितना पाकिस्तान के पास भाव है, पाकिस्तान उसमें भी कुछ करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है, लेकिन वेस्टर्न रिवर्स में तो सिर्फ पाकिस्तान के पास ही हक है डैम्स वगैरह बनाने का, क्योंकि खुद से पाकिस्तान के हिस्से में। ठीक है जी, डैम बनाने से क्या होता है? पानी रुक जाता है, पानी का बहाव रुक जाता है, पानी स्टोर हो जाता है पीछे ही, डैम के पीछे। अगर इंडिया डैम्स बना ले तो पानी का बहाव रुक जाएगा, फिर पाकिस्तान में इंडस वाटर कम ही, इंडस से या झेलम से और चेनाब से पानी कम ही आएगा पाकिस्तान के पास, अगर वो करता है ऐसा। वो 100 करे, रावी और सतलज पे करता रहे, उसको पूरा हक है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की पाकिस्तान को इजाजत थी, इसीलिए पाकिस्तान ने तरबेला डैम बनाया इंडस रिवर के ऊपर, पाकिस्तान ने मंगला डैम बनाया झेलम रिवर के ऊपर। ठीक है, और बहुत सारे लिंक कैनाल्स बनाए, मतलब बैराजेस बनाए, और बैराजेस के जरिए बहुत सारे कैनाल्स बन गए जो पानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं ना कंस्ट्रक्टेड कोई बिल्डिंग्स हो बड़ी बड़ी, तो डैम एक बड़ी बिल्डिंग है, या इंफ्रास्ट्रक्चर में तो सब कुछ आ जाता है, रोड्स आ जाते हैं, बिजली की लाइनें आ जाती है, डैम्स आ जाते हैं, रेलवे की लाइनें आ जाती है। लेकिन यहां पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की पानी को लेकर बात करेंगे तो हमारे जहन में आने चाहिए डैम्स, बैराजेस, और बैराजेस से जुड़ते हुए कैनाल्स। तो पाकिस्तान को इजाजत थी कि पाकिस्तान अपने डैम्स बनाना चाहे तो बनाए। ठीक है, इस इंडस वाटर ट्रीटी के तहत। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अगर कभी, और फिर तीसरा नुक्ता, एक तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो, किसको कितना हक है, तो पाकिस्तान को तो हक था इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का। ठीक है, और फिर तीसरा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई फड्डा हो जाता है, कोई लड़ाई हो जाती है आपस में दो ममालिक में, तो उसमें पानी को लेकर क्या मसाइल, पानी को लेकर कोई डिस्ट्रीब्यूट होता है तो कैसे मैनेज होगा, तो उसके लिए एक बनाई गई परमानेंट इंडस कमीशन। जहन में मत रखना, पढ़ लो, नॉलेज में रखो, दैट्स इट। जहन में रहता रहे, ना रहता ना रहे। परमानेंट इंडस कमीशन, इसका काम था रोजमर्रा के जो रूटीन के छोटे मोटे मसले हैं ना वो हल करे। छोटी मोटी कंप्लेंट्स है तो वो जाएंगी परमानेंट इंडस कमीशन में, जो गाइड करेगा कि भाई उसूलों के तहत ऐसा होना चाहिए, उसूलों के तहत वैसा होना चाहिए। ठीक है, न्यूट्रल एक्सपर्ट, न्यूट्रल एक्सपर्ट चाहिए होंगे टेक्निकल डिफरेंसेस के लिए, कि परमानेंट इंडस कमीशन के पास ऐसी कोई कंप्लेन आती है कि पानी का बहाव हमारा स्लो कर दिया है इंडिया ने, वो कहता है कि भाई ये रोजमर्रा के इश्यूज हैं, ये अलाउड नहीं है, आप आउट ऑफ नोवेयर स्लो कर दो। इंडिया कोई टेक्निकल रीजन देता है उसका कि हमारी तरफ से स्लो डाउन नहीं है, कोई जमीन के अंदर कोई मुख्तलिफ चेंजेस, तो इसके लिए फिर एक्सपर्ट चाहिए होंगे।
रिजॉल्व करने के लिए उस मैटर को। टेक्निकल डिटेल्स तो उसमें न्यूट्रल एक्सपर्ट्स एंगेज होंगे, जो न्यूट्रल होंगे, जो इस कंट्री से नहीं उस कंट्री से न्यूट्रल होंगे, अंपायर की तरह एकदम, जो बताएंगे कि असल वजूहत क्या है, जो कि गाइड करेंगे परमानेंट इंडस कमीशन को कि उसूलन होना क्या चाहिए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इनसे बात अगर खत्म हल नहीं होती तो फिर मामला आहिस्ते आहिस्ते छोटा मामला बड़ा बन जाएगा, मेजर डिस्प्यूट की तरफ चला जाएगा, और जब मेजर डिस्प्यूट हो जाएगा तो फिर वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन सॉल्व करेगा। ये इंटरनेशनल कोर्ट है, दोनों के मुल्क से नहीं है। आर्बिट्रेट करना मतलब दो का झगड़ा सुलझाना, तो इंटरनेशनल कोर्ट है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, वो रिजॉल्व करेगा इनका मैटर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इस तरह से पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा, बिना किसी जंग के, बिना किसी हथियार निकले रिजॉल्व हो जाएगा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है अगर। बस उसूलों पे चलना है। कौन से उसूल? जो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर बयान किए गए। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए इस ट्रीटी के? इस ट्रीटी के जो नताइज हैं, ये ट्रीटी हो गई तो इससे नताइज क्या हुए? पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक कोऑपरेशन डेवलप हो गया पानी को लेकर। कम से कम पानी को लेकर तो एक कोऑपरेशन डेवलप हो गया कि पाकिस्तान को उसकी वाटर सप्लाई मिलती रही। ठीक है, आए दिन के पॉलिटिकल टेंशन हो, या ये मुल्क उसके बारे में या वो मुल्क इसके बारे में कोई बात कर रहा है, या कोई जंग की सिचुएशन, जो भी बहुत सारे मामला खराब हुए बीच में, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी उन सारी जंगों को सर्वाइव कर गई। वो मतलब अभी तक जगह पर मौजूद है, पर फिर भी एक खौफ है कि कोई मैटर इतना एस्केलेट कर जाए तो फिर हो सकता है इंडिया कहे कि एवरीथिंग इज फेयर एंड लव एंड वॉर, सब जायज है, तो इंडस वाटर ट्रीटी भी फिर तोड़ सकता है। तो ये तलवार तो लटकी हुई है ना हमारे जहनों में, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी अगर तोड़ दे मतलब पानी बंद कर दे हमारा, या फ्लड का टाइम चल रहा है और इतना पानी खोल दे कि हम फ्लड्स आ जाए हमारी जमीनों पे, तो ये सारी बर्बादी है ना। तो एक तलवार तो कहीं ना कहीं लटकी हुई है फिर भी। सो पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या निकले उस ट्रीटी के, यहां पर लिखे हुए, और चैलेंजेस या नेगेटिव इंपैक्ट्स पॉसिबल क्या क्या है वो यहां लिखे हुए। ठीक है, ट्रीटी के नेगेटिव इंपैक्ट्स नहीं होंगे, ट्रीटी के तो पॉजिटिव इंपैक्ट्स है, लेकिन ट्रीटी पे ना चले तो फिर क्या पॉसिबल नेगेटिव इंपैक्ट्स या चैलेंजेस आ सकते हैं, ये बात यहां पर है। ठीक है, इसको लिख देता हूं, चैलेंजेस इन केस IWT इज वायोलेटेड। अगर उसको वायोलेट किया जाता है, तोड़ा जाता है, इंडस वाटर ट्रीटी के जो भी उसूल है उनको तोड़ा जाता है, तो फिर क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। अच्छा जी, तो पाकिस्तान को एक पॉजिटिव बेनिफिट क्या हुआ इस ट्रीटी का, कि कोऑपरेशन मिल गया एक पानी को लेकर, तो कम से कम कोऑपरेट कर रहे हैं दो मुल्क आपस में। लेकिन इसको लेकर एक चैलेंज क्या है कि इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, इंडिया अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, जैसे कि बगलियार डैम और किशनगंगा डैम। बगलियार डैम बनाया उसने इंडस के ऊपर, और किशनगंगा बनाया झेलम पे। अब ये जब बना रहे हैं ना ये वाले प्रोजेक्ट्स, तो इंडिया कहेगा हमें तो हुकूक है बिजली बनाने के, तो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान इसके ऊपर क्लेम कर रहा है कि ये जो आपने प्रोजेक्ट लगाया है बिजली बनाने के लिए, इससे पाकिस्तान के लिए अंदर बहाव कम हो गया है, इंडस का और झेलम का। तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को कौन रिजॉल्व करेगा? कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन रिजॉल्व करेगा, या वर्ल्ड बैंक रिजॉल्व करेगा, कोई भी रिजॉल्व करेगा। मतलब बता रहा हूं कि कहां जानी है बात। ठीक है, किशनगंगा डैम और बगलियार डैम जो है इंडिया के, वो पाकिस्तान की तरफ बहाव को कम करते हैं। पाकिस्तान कंटेस्टेड दीज एज ट्रीटी वायोलेशंस। ये जो डैम बने, पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं ये तो ट्रीटी की वायोलेशन है, इंडस वाटर ट्रीटी को आपने वायोलेट किया है। इसी वजह से पाकिस्तान इंटरवेंशन चाहता है कि वर्ल्ड बैंक अंदर घुसे इस मामले में और उसको सुलझाए। सही है। बहरहाल लेकिन इंडिया अब इतनी पावरफुल इकोनॉमी हो गया है कि कोई वर्ल्ड बैंक या कोई भी इतनी आसानी से हाथ भी नहीं रखेगा। जैसे कि इसराइल इतने जुल्म कर रहा है फलस्तीन पे, तो यूनाइटेड नेशंस में आके बस वही होता है कि मजम्मत करते मजम्मत, लेकिन कोई सॉलिड इकदाम नहीं उठा रहे कि यूनाइटेड नेशंस की जितनी मेंबर कंट्रीज है वो बायकॉट कर ले पूरे इसराइल का, अगर उसूली बात होनी चाहिए। क्योंकि वॉर क्राइम्स कर रहा है इसराइल। वॉर क्राइम्स के मतलब ऐसे ऐसे हथियारों का इस्तेमाल, बच्चों को मार रहे हैं, हॉस्पिटल्स पे बॉम्बिंग कर रहे हैं, ये वॉर क्राइम्स में आता है। कि आपका किसी में जंग भी है ना, तो वॉर फेयर वॉर होनी चाहिए, वॉर क्राइम नहीं होने चाहिए कि आपने जर्नलिस्ट को मार दिया, आपने बच्चों को मार दिया, घरों के ऊपर बॉम्बिंग कर दी, ये सारे वॉर क्राइम्स में शुमार होते हैं। जो वॉर क्राइम्स करेगा तो यूनाइटेड नेशंस की उसूलों की खिलाफ वर्जी करेगा, और ये कर रहा है खुल के इसराइल। तो उसूलन तो बायकॉट हो जाना चाहिए पूरे वर्ल्ड को इसराइल। लेकिन इतने आप बिग हो चुके होते हैं ना कभी कभी, कि आपके ऊपर ही सब डिपेंड हो रहा है। हकीकत यही है कि कहीं कहीं आप जो बहुत बड़े बन जाओ तो आप उसूल भी तोड़ सकते हो, ये इस दुनिया की हकीकत है।
12 लेट्स गो। एग्रीकल्चरल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्या मिला कि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर ग्रो हुई। पाकिस्तान का एग्रीकल्चर वरना उसमें रहता, थ्रेट में ही रहता, हर वक्त डेंजर में ही रहता कि कभी भी पानी बंद हो गया तो एग्रीकल्चर, हमारा पानी कहां से आएगा हमारी जमीनों पे। लेकिन जब ये ट्रीटी साइन हुई तो उससे कम से कम ये फायदा हुआ कि पाकिस्तान का एग्रीकल्चर ग्रो हो रहा है, और पाकिस्तान का एग्रीकल्चर ग्रो हो रहा है तो एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी का हिस्सा है ना। पाकिस्तान की इकोनॉमी बोलूं या पाकिस्तान की जीडीपी, जीडीपी का लफ्ज भी यूज कर सकता हूं। पाकिस्तान की जीडीपी जिसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पाकिस्तान की जीडीपी का मतलब होता है पूरे साल पाकिस्तान ने कितना प्रोड्यूस किया, क्या प्रोड्यूस किया, कितनी वैल्यू की प्रोडक्शन की, क्या चीज, कितना माल प्रोड्यूस किया, कितना पानी प्रोड्यूस किया, कितनी मछली प्रोड्यूस की, कितना दूध प्रोड्यूस किया, कितनी ट्रांसपोर्टेशन प्रोड्यूस की, रेलवे की लाइनें प्रोड्यूस की, एजुकेशन प्रोड्यूस, ये सारी चीजों की टोटल वैल्यू लगा लो तो पाकिस्तान की टोटल जीडीपी कहलाती है कि कितनी वैल्यू की प्रोडक्शन हुई पाकिस्तान के अंदर, किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की, माल की और सर्विसेज की। हर चीज माल नहीं होती ना, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये कोई गुड्स नहीं है, ये कोई पकड़ने वाले कोई सामान नहीं है, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं सर्विस है। बैंक जो आपको देता है सर्विसेज देता है, टीवी चैनल्स आपको सर्विसेज देते हैं। तो सर्विसेज और गुड्स, इनको टोटल पूरे साल में कितनी वैल्यू की प्रोड्यूस हुई सब मिलकर बनता है जीडीपी। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो पूरे साल 50 लाख की वैल्यू की एजुकेशन फराम कर रहा है। कैसे पता चला, सारी फीसें उसकी मिला ली तो पूरे साल की 50 लाख बनी। तो उतनी वैल्यू की अगर वो एजुकेशन फराम कर रहा है तो उसने 50 लाख तक की सर्विसेज दी। इसी तरह हर सेक्टर की सर्विसेज या हर सेक्टर में कितना कितना माल बन के बिका, वो सब की वैल्यू ऐड कर लो तो पूरे मुल्क की क्या कहलाती है, जीडीपी। ठीक है, जीडीपी बोलो या पूरे मुल्क की इकोनॉमी बोलो, पूरे मुल्क की इकोनॉमी कहलाई। ठीक है, तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो ज्यादातर किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे, जो जमीनों पे उगता है, क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब पे डिपेंडेंट है ना। तो पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को और इकोनॉमी को ग्रोथ मिली इस ट्रीटी के नतीजे में, पॉजिटिव इंपैक्ट आया ना। ये ट्रीटी नहीं होती तो कभी भी पानी बंद हो रहा होता, या कब जब फ्लड जैसा आ रहा है तो पानी और खुल गया, एक तो वैसे ही फ्लड आ रहा है आपने और पानी का बहा दिया तो वो तो जमीनें बह गई। सही, तो वो चीजें, वो नुकसानात नहीं हो रहे। पर दूसरी तरफ क्या लिखा है, चैलेंजेस क्या है, इन केस ऑफ एनी वॉर सिचुएशन इफ इंडिया थ्रेटन्स टू स्टॉप द वाटर फ्लो इट विल इंडेंजर द इकोनॉमिक बैकबोन ऑफ पाकिस्तान। अगर कभी कल को वॉर सिचुएशन आती है और इंडिया थ्रेटन करता है कि पानी रोक देंगे आपका, तो ये पाकिस्तान को की इकोनॉमिक बैकबोन जो है, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो पाकिस्तान की जीडीपी है, उसको ठेस पहुंचाएगा बुरी तरह। तो पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ऊपर से नीचे पानी बह रहा है, यहां से वहां पानी नहीं बह रहा है, कुदरती तौर पर इंडिया से पाकिस्तान में पानी बह रहा है, तो ये गोट तो उनके ही हाथ में, सही है, वही कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, एक इस ट्रीटी का पॉजिटिव इंपैक्ट ये हुआ कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन, कि अगर ये ट्रीटी नहीं होती तो पता नहीं कितने कॉन्फ्लिक्ट हो चुके होते। अब तक कितने कॉन्फ्लिक्ट जो होते होंगे वो इस ट्रीटी को सामने रखे हुए रिजॉल्व हो जाते होंगे। नहीं यार, उसूल तो ये कहता है कि आपने जो है ना इनका फ्लो जारी रखना है, उसूल तो ये, हर दफा ये ट्रीटी सामने आके कितने फड्डे सुलझा देती होगी। अगर ये ट्रीटी नहीं होती तो हो सकता है ये किशन गंगा और बगलियार डैम जैसे फड्डे नहीं, इससे पहले और बहुत बड़े बड़े फड्डे हो चुके होते हैं। इसकी वजह से क्या एक पॉजिटिव हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट्स को है वो मिटिगेट हो गए, मिटिगेट मतलब रिड्यूस हो गए। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स की रिडक्शन हुई। लेकिन दूसरी तरफ इसके अंदर एक चैलेंज क्या है कि अच्छा, ये चैलेंज इससे ताल्लुक रखता हुआ नहीं है, ये बिल्कुल ही अलग पॉइंट है। ये चैलेंज क्या है, वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट जो चेंज होता जा रहा है ना दुनिया में, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग से दो अलग अलग मामलात है। खुश्की है तो इतनी खुश्की हो जाती है कि पानी खत्म हो जाता है, रेनफॉल होती है तो इतनी रेनफॉल होती है और इतने ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो जाते हैं कि फ्लड्स आ जाते हैं। और इस सिचुएशन में फ्लड आने पे ट्रीटी वायलेट कर दी तो ज्यादा पानी खोल दिया तो गए, बह गए, और खुश्की है तो और पानी बंद कर दिया तो बिल्कुल ही जमीनें खुश्क हो गई, तो उस साल गल्ला उगाने के लिए पानी खत्म। तो इस तरह के चैलेंजेस भी सर पर मौजूद हैं। ठीक है ना। इंडस वाटर ट्रीटी के बाद फिर अब आ जाते हैं थर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे, वाटर सप्लाई प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। वाटर सप्लाई को लेकर क्या मसले और क्या सॉल्यूशंस। अगेन ये आपको एक टेबल फॉर्म में नजर आ रहा है। ठीक है, कि जिसमें सबसे पहले इश्यूज लिखे हुए, उन इश्यूज की थोड़ी वजाहत की कि वो इश्यूज प्रॉब्लम क्यों है,
और उन प्रॉब्लम्स की वजूहात क्या है कि वो प्रॉब्लम अराइज क्यों हो रहे हैं और उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। जैसे क्या, पानी की किल्लत, पानी की किल्लत मतलब इलेबोरेट करें अगर उसकी वजाहत करें थोड़ी सी, तो ये बता दिया जाए कि 2050 तक, मतलब तकरीबन आज से 25 साल बाद तक पानी के अंदर क्राइसिस ऐसे हो चुके होंगे कि 25% और ड्रॉप हो जाएगा, पानी की अवेलेबिलिटी 25% ड्रॉप हो जाएगी, वाटर क्राइसिस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, एग्रीकल्चर कम हो जाएगा 25%, पानी के मसले बढ़ जाएंगे तो एग्रीकल्चर 25% कम हो जाएगा। पाकिस्तान जैसे एग्रीकल्चर कंट्री के लिए नुकसानदेह बात है। क्या वजह है इसकी, ऐसा क्यों होगा? उसकी वजह कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ना, हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ साथ उस पॉपुलेशन की डिमांड भी ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा डिमांड के चक्कर में पानी उसी में कंज्यूम होता चला जाएगा डोमेस्टिक में, और या तो डोमेस्टिक में नहीं पहुंच रहा तो एग्रीकल्चर, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनको खाना पीना भी चाहिए, तो एग्रीकल्चर बढ़ाने के चक्कर में जाएंगे तो डोमेस्टिक तक पानी कम जाएगा, और डोमेस्टिक यूसेज के लिए पानी लेके जाएंगे तो फिर एग्रीकल्चर में कम हो जाएगा, इंडस्ट्री में कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो वजह यह है कि आबादी बढ़ना, आबादी बढ़ने से पानी की जो अवेलेबिलिटी का पानी की रिसोर्स है वो उसमें किल्लत महसूस होगी। दूसरा, पानी को जिस तरीके से हम लेके चल रहे हैं, पुअर मैनेजमेंट है, कहीं से भी कोई भी पाइप लीक हो रहा है, कहीं से भी बारिश हो रही है तो पानी जमा नहीं हो पा रहा, प्रॉपर डैम्स नहीं हमारे पास, तो मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर के चक्कर में बहुत सारा पानी वेस्टेज हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारा पानी वेस्ट होने की वजह से भी कमी किल्लत हो सकती है। सॉल्यूशन क्या है, डैम्स बनाएं, तो क्या होगा, स्टोरेज बढ़ जाएगी, जब स्टोरेज बढ़ जाएगी तो क्या होगा, पानी अवेलेबल ज्यादा रहेगा। सॉल्यूशन है ना, बहुत आसान सॉल्यूशन है ना, डैम्स बना दे, बोल दिया और बन गए। इट्स वेरी एक्सपेंसिव सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के पैराग्राफ में लिख दो, अभी एक्सपेंसिव की बात नहीं हो रही, लेकिन सॉल्यूशन तो है ना। इंप्रूव इरिगेशन टेक्निक्स, अपनी इरिगेशन के टेक्निक्स को और इरिगेशन के सिस्टम को बहुत एफिशिएंट करें। पानी जहां जहां से पहुंच रहा है, जिस जिस जगह पर ग्राउंड वाटर पहुंच सकते हैं वहां पर ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करें। जिस जिस जगह पर ऐसा हो सकता है कि ग्राउंड वाटर के को रिफिल कर सके, जैसे कि ऐसी जगह जहां पर पानी का इस तरह का यूसेज है कि पानी नापाक नहीं होता, बस कोई वॉश आउट हो रहा है, ठीक है, तो वही पानी को दोबारा से ड्रेन कर दे वाटर वो ग्राउंड के अंदर जाके, ताकि ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल मेंटेन रहे। तो वो इलाके जो ग्राउंड वाटर से चल सकते हैं ग्राउंड वाटर से चले, ना कि वो कैनाल्स के जरिए वहां तक पानी पहुंचे। ठीक है, तो ये एक एफिशिएंट यूसेज हो गया तरीकेकार। तो अपना जो इरिगेशन का सिस्टम है उसको इंप्रूव करें, इरिगेशन टेक्निक्स इंप्रूव करें। फॉर एग्जांपल अगर एक मिसाल दूं तो रिसेंटली मैंने देखा था कि कोई 2-4 इनिशिएटिव्स लोगों ने लिए कि जो मसाजिद के जो वजू खाने उसका पानी ऐसा उस तरह का नापाक नहीं होता जैसे कि किसी वॉशरूम या टॉयलेट्स का होगा, वैसा नापाक नहीं होता उनका वजू खानों का, क्यों, मुंह हाथ धो रहे लोग। तो वो पानी जो है उसकी ड्रेनेज सेवेज सिस्टम की जगह, गटर लाइनों की जगह उसकी ड्रेनेज जमीन में खड्डे खोद के बोर्स करके जमीन के अंदर घुसा दिया जाए वो पानी। तो पानी वो जमीन के अंदर जाके फिर दोबारा से जब पंप आउट होगा तो वो एक प्रोसेस से गुजरेगा, थोड़ा बहुत शायद फिल्टर, और पंप होने के बाद भी फिर फिल्टर करते हैं, पंप होने के बाद उसको मजीद फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजारो तो दोबारा साफ सुथरा हो सकता है। तो उन्होंने एक मिसाल दी किस तरह आप ग्राउंड वाटर का को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऐसा थोड़ी ग्राउंड वाटर भी लामहदूद हो। अगर ऐसा होता तो हम इंडस रिवर सिस्टम पे बेस ही ना कर रहे होते, हर जगह खड्डे खुदे होते और ग्राउंड वाटर निकल रहा होता है। लेकिन ग्राउंड वाटर अगर एक गली में एक घर है जो ग्राउंड वाटर इस्तेमाल करता है तो ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन एक गली में 50 घर है सभी ग्राउंड वाटर इस्तेमाल करते हैं तो ग्राउंड वाटर भी कम हो जाएगा, फिर वो भी एक हद तक महदूद होता है। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर को दोबारा से राइज करने के लिए ऐसे तमाम ड्रेनेज सिस्टम्स कि जिसमें पानी पोल्यूट ही नहीं होता, नापाक नहीं हो रहा था, तो वो वापस जमीन में खड्डे खोद के अगर डाल दी जाए, या फिर बारिश हो रही है तो कई बार ऐसे पतले पतले डीप खड्डे हो के बारिश का पानी ग्राउंड वाटर के अंदर भी जमा हो रहा हो, ना कि वो नालों में बह जाए, तो इससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ जाएगा। तो ये आपने क्या किया, अपनी इरिगेशन की टेक्निक इंप्रूव कर दी। सही है। इसी तरह वो वाले इलाके जो आबाद नहीं हो पा रहे, जहां पर पानी की किल्लत है, तो वहां ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि टैंकर्स के जरिए कंटिन्यूअस वाटर पहुंचाई जाए, तो वहां भी इरिगेशन हो चुका, तो वहां भी एरियाज आबाद हो गए, ना कि किसी एक पर्टिकुलर इलाके पे ओवर पॉपुलेशन हो जाए, ठीक है, और वहां किल्लत हो जाए पानी की। तो आप वक्तन फवक्तन इस तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल करके अपने सॉल्यूशंस लेके आ सकते हो कि हर जगह पानी भी पहुंच सके, पानी ग्राउंड वाटर दोबारा से रिप्लेनिश हो जाए। रिप्लेनिश मतलब अपने लेवल पे दोबारा आ जाए। तो वो सारी टेक्निक्स, इसी तरीके से जो इरिगेशन सिस्टम है उसके अंदर डैम्स लग जाए, बैराजेस और लग सकते हैं, और अच्छे से पानी को मैनेज कर सकते करें, तो ये सॉल्यूशंस है सारे। और बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन, वाटर वेस्टेज को रिड्यूस करें। कैसे रिड्यूस होगा, जो भी आपके प्रोसेसेस जितना पानी यूज करें कम पानी इस्तेमाल हो। एक छोटी सी मिसाल देता हूं,
वॉशिंग के लिए इतना भर भर के पानी इस्तेमाल करता है कोई गाड़ी क्यों? और कोई ऐसा हो सकता है ऐसी मशीन इस्तेमाल करे जो बहुत ही कम पानी के प्रेशर, कम पानी इस्तेमाल करके उस पानी के प्रेशर को ऐसा बनाए, जैसे वाटर प्रेशर वॉशर्स नहीं होते, और उस प्रेशर वॉशर से गाड़ी को धोए तो उसमें कम पानी इस्तेमाल होगा और ज्यादा अच्छे से भी साफ हो जाती चीज। सही जी। तो दिस इज हाउ यू रिड्यूस द वेस्टेज। इस तरह इंडस्ट्रीज जो है वो अंधाधुंध पानी इस्तेमाल ना करें, बल्कि कैलकुलेट करके पानी को अगर इस्तेमाल करें तो वेस्टेज बढ़ जाए, वेस्टेज कम हो जाएगा। वेस्टेज कम होने से पानी अवेलेबल रहेगा। ठीक है, सोल्यूशन है पानी की किल्लत को दूर करने के सॉल्यूशंस। फिर अगला मसला सिल्टेशन का, कि हमारे जो डैम्स हैं, डैम्स के स्ट्रक्चर को समझ के बात और अच्छे समझ में आती है, बहरहाल फिर भी बता रहा हूं कि ये मिसाल के तौर पे पानी नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर मिसाल के तौर पे यहाँ पर पहाड़ हैं, बर्फानी पहाड़ हैं कि जिसके दरमियान से वाटर फ्लो बहता हुआ रिवर्स बन रहे हैं। ठीक है ना, रिवर स्ट्रीम में दाखिल हो रहा है। इसके दरमियान बन गया हमारा एक स्ट्रक्चर जिसको क्या कहता हूं मैं, डैम। इसके दरमियान मैंने एक डैम बना लिया बड़ा सा। ठीक है ना, साइड में पहाड़ी इलाके, यहाँ पर पहाड़ी इलाके, बीच में डैम है। तो उस डैम में पानी अब रुक जाएगा। ठीक है, जब डैम में पानी रुक जाएगा तो क्या होगा, जितना फ्लो आप चाह रहे हो उतना ही फ्लो निकलेगा। डैम से पानी रोक के डैम के अंदर जो सेक्शन बना हुआ है उस सेक्शन से पानी को खाली आप निकाल लो तो यहां से पानी निकलेगा खाली, और बहुत प्रेशर के साथ निकलेगा, तो बिजली भी बनाएगा डैम। अभी बिजली बनाने की बात नहीं हो रही, अभी पानी बह रहा है। अच्छा, ये जो पानी पहाड़ों से आ रहा है ये अपने साथ सिल्ट लेके आ रहा है, मट्टी के टुकड़े, पहाड़ों को इरोड करते हुए आ रहा है ना पानी, जो मट्टी के जर्रात लेके आ रहा है। आहिस्ते आहिस्ते करके पानी तो अंदर से छन गया। डैम के पीछे जो पूरा एरिया है ना वो रिजर्वायर कहलाता है। डैम का क्या कहलाता है ये, कि जहां पर पानी जमा हो रहा है वहां पर आहिस्ते आहिस्ते मट्टी मट्टी जमा होती रहती है। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि डैम की अगर हाइट इतनी थी ना, अगर डैम की हाइट बताओ कि लेट्स सपोज ये मैं एक स्केल रखता हूं 15 मीटर, डैम की हाइट 15 मीटर थी और पूरे का पूरा यहां पर पानी रिजर्व हो सकता था और उसमें से यहां से पानी निकलता था। बस आहिस्ते आहिस्ते करके वक्त गुजरते गुजरते यहां पर मट्टी जमा होना शुरू हो गई, होते 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 अगर मैनेज नहीं किया तो इतनी मट्टी हो गई। सही है, और इतने शायद फाइनल गेट से तो पानी निकल भी ना पाए, और निकलेगा भी तो मट्टी फिसल के शायद निकल रही होगी और वो भी शायद क्लॉग हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो हो सकता है आपको फिर यहां से पानी को निकालना पड़े। पर यहां से भी निकालोगे फिर क्या होगा, फिर यहां भी मट्टी जमा होना शुरू, इस तरह तो डैम मट्टी से ही भर जाएगा। तो ये कहलाता है सिल्ट। सिल्ट डिपॉजिट हो रहा है ना अगर डैम के पीछे, तो एक डैम की 100% कैपेसिटी थी, एक वक्त आया कि 20% सिल्ट भर गया तो सिर्फ 80% कैपेसिटी रह गई। फिर एक वक्त आया कि 10% और पानी की कैपेसिटी कम हो गई कि मट्टी भरी जा रही है। सही, तो आपने क्या करना पड़ता है, वक्त के साथ साथ तो सिल्ट जो जमा हो रहा है डैम के पीछे उसको रिमूव भी तो करना पड़ता है। तो एक पानी को लेकर एक मसला क्या, सिल्ट, सिल्टेशन, कि जो सिल्ट बोलो या सेडिमेंट्स बोलो, जो आपके डैम्स के जो रिजर्वायर्स होते हैं, रिजर्वायर्स का डैम के पीछे का जितना हिस्सा है, पानी जहां के जमा हो रहा है सारा, वो वहां पर अगर मट्टी जमा होना शुरू हो जाए तो रिजर्वायर की कैपेसिटी कम होना शुरू हो जाती है। सेडिमेंट्स या सिल्ट क्या करते हैं, रिजर्वायर्स की कैपेसिटी को कम कर देते हैं। जैसे कि तरबेला डैम है, अगर उस डैम के पीछे सिल्ट जमा हो जाए, मंगला डैम के पीछे सिल्ट जमा हो जाए तो क्या होगा, डैम की कैपेसिटी कम हो जाए। जब कैपेसिटी कम हो जाएगी तो आप समझो आपके घर की टंकी है, टंकी के अंदर आधी टंकी में मट्टी भर दो तो अब आधी टंकी बची ना पानी भरने के लिए। समझ आ रही है, क्या करेंगे इसके, क्या वजह होती है। पहले तो सिल्ट जमा होने की वजह क्या होती है भाई, माउंटेन से मट्टी इरोड होकर आ रही है। माउंटेन से जब दरिया, माउंटेन से पानी के चश्मे बह बह के आ रहे हैं तो माउंटेन को उखाड़ उखाड़ के लेके आ रहे हैं ना, क्यों, माउंटेन इरोड हो रहे हैं, माउंटेन के अंदर प्लकिंग हो रही है, एब्रेजन हो रही है, जिससे पानी के अंदर बहुत सारे जर्रात मट्टी के जमा होते जा रहे हैं। कुछ जर्रात तो माउंटेन्स के फुट पे ही जमा रह जाएंगे, जो जिसको हम स्क्री कहते हैं, लेकिन बहुत सारे मट्टी के जर्रात पानी के बहाव के साथ बहेंगे भी तो सही, और वो पानी के साथ बहते 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 डैम तक पहुंच गए, डैम के रिजर्वायर के पीछे जमा होना शुरू हो गए। तो ये इस वजह से जमा होते हैं। एक तो ये वजह मट्टी क्यों आती है, एक वजह यह है कि इस डैम के रिजर्वायर में मट्टी इरोजन की वजह से आती है, और मट्टी जमा क्यों हो जाती है, क्योंकि वो मट्टी जो आ रही है उसको आप निकाल नहीं रहे, अगर उसको निकालोगे नहीं तो क्या होगा, मट्टी जमा हो जाएगी। तो दो वजूहत है मट्टी जमा होने की, एक तो ये कि माउंटेन इरोड होके आ रहे हैं, मट्टी लेके आ रहे हैं, दूसरा पुअर सिल्ट मैनेजमेंट, कि वो जो मट्टी आ रही है उसको आप मैनेज भी तो नहीं कर रहे, क्लियर ऑफ भी तो नहीं कर रहे ना। कैसे क्लियर करते हैं, सोल्यूशन ये है
कि आप इंस्टॉल करें सिल्ट ट्रैप्स। क्या? सिल्ट ट्रैप्स। ट्रैप्स किसे कहते हैं? जाले को। तो सिल्ट के जाले मतलब बीच में ऐसे जाले लगा ले कि उनसे छन छन के पानी जाए आगे, और फिर उन जालों को बीच बीच में हर आए दिन उन जालों को निकाल के दूसरे जाले लगाए, और जो मट्टी से भर के उनकी मट्टी क्लियर ऑफ करके फिर दोबारा वो जाले लगाए। क्लियर हो रही है? तो इससे सिल्ट बहुत सारा फिल्टर हो जाएगा ना, पीछे डैम के अंदर जमा नहीं होगा। डैम के रिजर्वायर तक पहुंचने से पहले आप जो है ना सिल्ट ट्रैप्स लगाए, और उसी सिल्ट ट्रैप से क्या करें कि जमा कर ले वो सारा सिल्ट और आसपास की जमीनों पर डाल दे भले। ठीक है? लेकिन कहीं ना कहीं डैम्स अगर लगाते हैं और डैम्स के साथ सिल्ट ट्रैप्स लगाते हैं तो अब चेक करो, डैम बनाने से एक नुकसान आगे पहुंच रहा है, वो ये कि जो सिल्ट पहाड़ों से मिनरल्स लेके जाने वाला था ना, वो सिल्ट तो पीछे ही छट गया, और डैम से अब क्लीन पानी आ रहा है। सिल्ट कम है। सिल्ट कम है तो मतलब एल्यूवियम कम है पानी में। एल्यूवियम कम है तो मतलब आसपास की जमीनों में जब वो पानी पहुंचेगा तो कम मिनरल्स के साथ होगा, तो जमीनें फिर हरियाली कैसे होगी? अब उस हरियाली को करने का आर्टिफिशियल तरीका, बाकायदा जमीनों पे खुद से हम जो है ना एल्यूवियम डालते हैं अलग अलग किस्म के फर्टिलाइजर्स की सूरत में, सोना यूरिया, ये यूरिया वो यूरिया, जो भी जमीनों पे डलता है, और वो किससे बनता होगा? वो इन्हीं चीजों से बनता होगा कि सिल्ट जो जमा हो रहा है ना डैम के पीछे, वो लेके आ रहे हैं अलग से और जमीनों पे फैला रहे हैं। ठीक है ना? लेकिन इसमें बड़ी सारी मैनुअल एफर्ट्स लग रही है, इंसान की एफर्ट्स लग रही है। चलो खैर, मूविंग फॉरवर्ड, तो आपने सिल्ट ट्रैप्स लगा दिए डैम्स के पीछे, तो क्या हुआ कि मट्टी कम जमा होगी डैम के रिजर्वायर में। फिर भी जमा तो होगी ना, ट्रैप से भी तो निकल सकती है छोटी थोड़ी थोड़े जरात, लेकिन कम जमा होगी। दूसरा, आप रेगुलरली महाना या हर 3 महीने में या हर 6 महीने में आप जो है वो सेडिमेंट्स को फ्लश करने के प्रोसीजर्स चलाएं। मतलब डैम्स जब आप बना रहे तो डैम्स के स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर ऐसा शामिल होता है कि जिसके जरिए आप सेडिमेंट्स को फ्लश आउट करते हैं, कि सेडिमेंट जो जमा हो रहे हैं ना, मट्टी जमा हो रही है, उसको फ्लश आउट करना शुरू हो जाते हैं नीचे से, उसको निकाल के। क्योंकि अगर क्लॉग हो गई, क्लॉग मतलब ब्लॉक हो गई, जिन जगहों पे ब्लॉक हो गई तो वहां पर एक सिस्टम होता है कि इंजीनियर जाके उसको अपनी मशीनरी ले जाके क्लियर ऑफ कर दे। तो डैम के पीछे एक तो कम जमा करना है मट्टी को, तो पहले छान ले उसको पानी को, फिर डैम तक फिर भी कुछ मट्टी पहुंच रही है तो उसको फ्लैश आउट कर दे आप डैम के जरिए। सही है? तो इस तरह से करके आपके डैम्स के पीछे से जो डैम के जो पीछे पानी रिजर्व होना है उसमें मट्टी क्लियर हो सकती है। सोल्यूशन है, आखिरी पैराग्राफ सोल्यूशन का, आखिरी कॉलम। ठीक है? फिर पानी को लेकर एक और प्रॉब्लम, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, कि पानी कहीं जमीन पे जमा हो जाए तो पानी को लेकर एक मसला है ना, कि पानी कहीं जमा हो जाए तो क्या करें? पानी जमा हो गया तो वहां एक तो फार्मिंग ऐसा हो नहीं सकती, दूसरा पानी इवापोरेट हो गया तो फिर वो जमीन नमकीन हो जाएगी, सलाइन हो जाएगी, वहां भी क्रॉपिंग नहीं हो सकती। तो इस प्रॉब्लम की डिटेल दी हुई है कि मतलब आपकी जो सैलिनिटी है उससे क्या होता है, जमीन आपकी नमकीन हो जाती है, उसके ऊपर आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते, क्रॉप्स नहीं उगा सकते। पानी खड़ा हो जाए और जमीन नमकीन हो जाए तो आप क्रॉप्स नहीं उगा सकते। तो उसका ये होती क्यों है? वजह क्या? प्रूवर ड्रेनेज सिस्टम, कि जब बारिश हुई तो अगर आपके पास प्रॉपर इनंडेशन कैनाल्स मौजूद होते हैं ना जमीनों के आसपास, तो उस बारिशों के होने से वो बरसाती नालों में पानी जमा हो जाता। आप अपनी जमीनों में खड्डा से एक लाइन खोद के उस इनंडेशन कैनाल से कनेक्ट कर देते, तो आपकी जमीन का पानी उस खड्डे से उस रास्ते से होता हुआ, इनंडेशन कैनाल से होता हुआ आगे बह जाता। लेकिन आपके बने हुए नहीं है वो, और वो नहीं बने हुए तो क्या, जमीन पे पानी खड़ा रह जाएगा। जब जमीन पे पानी खड़ा रह जाएगा तो क्या होगा? वो जगह वाटर लॉग हो जाएगी, और फिर जब वहां से इवेपोरेट होगा तो सारी जगह सलाइन हो जाएगी, नमकीन। तो उससे क्या होगा? फिर उससे वहां क्रॉप्स नहीं उग सकती। क्लियर हो रही है? तो ये उसकी वजह है कि वाटर लॉगिंग सैलिनिटी होती क्यों है, प्रॉब्लम बनती क्यों? क्योंकि आपका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, पानी का बहाव का सिस्टम अच्छा नहीं है। तो आपसे सॉल्यूशन पूछे तब कहोगे एक मिनट, मैं फार्मर बन के सोचता हूं मेरी जमीन में पानी जमा हो जाए, पूरी जमीन में जमा है, तो सबसे पहले तो मैं ये करूंगा उस जमीन में बीच में एक पूरा बहुत बड़ा खड्डा क्रिएट करूंगा कि सारा पानी उस खड्डे में जमा हो जाए, ताकि सारी जमीन तो बच जाए। सही है? और उस पूरे खड्डे को फिर कनेक्ट करूंगा किसी पाइप से, या उसमें एक पाइप डाल के निकाल लूंगा सारा पानी। एक तरीके का ये है। लेकिन अब ये हर साल हो रहा है तो हर साल ये नहीं करते रहो। आप तो एक लंबा सा पैसेज बना ही देता हूं, लंबा सा कैनाल बना ही देता हूं, और उसका नाम देता हूं इनंडेशन कैनाल। वो कैनाल नहीं जो इंडस रिवर सिस्टम के कैनाल से जुड़ा हुआ है, वो मेरी जमीन में एक रिवायती सा कैनाल बनाया हुआ है मैंने अपने लिए। हमने आसपास के 10-15 फार्मर्स ने मिलकर अपनी बहुत सारी एकड़ जमीन है, उसके दरमियान वो कैनाल्स बना दिए कि बारिश का पानी जब भी होगा इससे बह के आगे चला जाएगा। पेरिनियल कैनाल नहीं है ये, इनंडेशन कैनाल है, याद रखना, बरसाती नाल है।
पेरिनियल कैनाल तो वो है जो इंडस रिवर सिस्टम से जो बैराजेस कनेक्ट और बैराजेस के जरिए जो पानी जिन कैनाल से कनेक्टेड है वो है पेरिनियल कैनाल। उनका काम होता है पूरे साल पानी मुहैया करना, पूरा साल पानी सप्लाई करना। जबकि इनंडेशन कैनाल का मतलब होता है जब भी फ्लडिंग हो रही है तो उन कैनाल्स के अंदर पानी जमा होकर आगे बह जाए, आगे भले बह के वो पेरिनियल कैनाल में चला जाओ पानी। ठीक है, सॉल्यूशंस क्या है कि ट्यूब वेल्स लगा दो। आपकी जमीनों में पानी खड़ा हो रहा है ना, तो आप एक काम करो, ट्यूब वेल्स लगा दो। जब ट्यूब वेल्स ग्राउंड वाटर को निकाल लेगा और कहीं और फेंक देगा उस ग्राउंड वाटर को, मतलब कि टंकियों में भर दिया, तो जमीन के अंदर पानी कम होना शुरू होगा, तो जमीन के ऊपर वाला पानी एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। आप सोचो जमीन पे पानी क्यों खड़ा हुआ है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि नीचे जमीन सैचुरेट हो गई, जितना पानी चूस सकती थी वो चूस लिया उसने, अब ऊपर खड़ा है जमीन पे पानी। तो अब क्या करेंगे, जमीन के अंदर का पानी उसको निकाल बाहर करें अगर, तो क्या होगा, जमीन के ऊपर वाला पानी अंदर जज्ब हो जाएगा। सही है, एक तरीके कार है। इसी तरीके से आप जो है ऐसे प्लांट्स लगा सकते हैं, ऐसे पौधे यूकेलिप्टस टाइप के पौधे लगा सकते हैं अपने जमीनों के इर्द गिर्द। वो पौधे ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स बहुत गहरी होती है, वो बहुत पानी पीते हैं। वो पौधे पानी पी के क्या, पौधे बड़े होते चले आते हैं, पानी पीते रहते हैं, बड़े होते जाते हैं, और बड़े होते जाते हैं। वो पानी रिलीज कैसे करता है, एक पौधा है वो पानी को का प्रोसेस जिसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं, क्या करता है, जमीन का पानी चूसता है, जितना उसको चाहिए होता है अफजाइश के तौर पर ले लेता है, बाकी पत्तों के जरिए हवा में उड़ा देता है उस पानी को। जैसे इंसान नहीं पसीने के जरिए, पसीना आता है चेहरे पे, फिर हवा जाती है तो पसीना सूख जाता है, वैसे ही पत्तों के ऊपर पानी जितना पौधे को चाहिए होता है इजाफी पानी जब पत्तों के ऊपर आ जाता है और वो हवा में पानी चला जाता है। तो यूकेलिप्टस ऐसे प्लांट्स जो बहुत पानी चूसते हैं, डीप रूट्स होती है उसकी, बहुत एकदम स्ट्रॉ की तरह पानी चूस लेते हैं। तो अगर बहुत सारे लगे हुए तो आपकी जमीन में पानी ज्यादा खड़ा नहीं होगा कि वो प्लांट्स ले जाएंगे सारा, क्लियर हो रही है? और वो क्या करेंगे, वो अपने पत्तों के जरिए एटमॉस्फेयर में पानी को फैला देंगे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की सूरत में। तो ये आपके सॉल्यूशन है। अगर आपके वाटर लॉग हो रहा है तो आप, वाटर लॉगिंग मसला है, वो क्यों होती है वाटर लॉगिंग, क्योंकि आपका ड्रेनेज अच्छा नहीं, तो क्या करें, अपना ड्रेनेज अच्छा कर दे, इनंडेशन कैनाल बना दे। अभी यहाँ नहीं लिखा हुआ वो भी बता रहा हूँ, इनंडेशन कैनाल्स बना सकते हैं आप चाहे तो ट्यूब वेल्स इंस्टॉल कर सकते हैं, और ट्यूब वेल का जो ट्यूब जो पानी खींच के लेके जा रही है वो किसी टैंकरों में भर भर के आप कहीं और सप्लाई करना शुरू हो गए। कोई भी तरीके कार है कि आपकी जमीन से पानी हट जाए। अच्छा, जमीन के ऊपर का पानी क्यों नहीं खींच ले, ट्यूबवेल इतनी गहरी क्यों डाले? जमीन के ऊपर का पानी अगर हमने खींचना शुरू कर दिया तो जमीन के ऊपर का वो एलुवियम भी ले जाएंगे हम। और रफ जमीन है, कोई सीमेंटेड जमीन थोड़ी है ऊपर पानी, वो रफ जमीन है, कितनी मट्टी जा रही होगी उसके साथ। जमीन के नीचे का पानी चूसेंगे तो ऊपर से जमीन नीचे एब्जॉर्ब करेगी पानी, तो जब जमीन पानी एब्जॉर्ब करेगी तो एल्यूमिनियम तो जमीन के ऊपर ही रहने देगी ना, सिर्फ पानी एब्जॉर्ब कर लेगी ना छनता हुआ। लेकिन अगर ऊपर से जमीन के पानी उठाते हैं हम, बेलचों में भर भर के फेंक रहे हैं या मशीनों से सक कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जमीन के ऊपर की मट्टी या जो भी उसके अंदर जो फर्टिलाइज करने की ताकत थी ना सॉइल, वो भी शायद उस मशीनों में उठ उठ के चला जाएगा। एक तो पानी अलग गंदला आएगा, पानी अलग गंदा गंदा जमा होगा, ठीक है, और ऊपर से मशीन वो जमीन के ऊपर की सारी इफादियत भी ले जाएगा वो। तो इसलिए बेटर क्या है, ग्राउंड से वाटर चूसे, एब्जॉर्ब कर ले, और फिर वो पानी ग्राउंड के अंदर वापस चला जाएगा। उस पानी के ग्राउंड के अंदर जाने में क्षमता हो जाएगा ना, तो जमीन के ऊपर क्या रह जाएगा, जमीन के एल्यूवियम जमीन पे ही रहेंगे। जरूरी है बात। पानी को लेकर सरफेस वाटर पॉल्यूशन, पानी को लेकर एक मसला है कि इंडस्ट्रीज जो पानी इस्तेमाल करती है या एग्रीकल्चर सेक्टर जो पानी इस्तेमाल करता है, तो वो पानी कहीं फिर यूज होने के बाद किसी फॉर्म में इंडस्ट्रीज पानी को इस्तेमाल कर रही है, फॉर एग्जांपल जीन्स की पैंटों का रंग करने के लिए, वो रंग हो गया, फिर वो पानी वेस्टेज के तौर पे क्या हो रहा है, वो नालों को, चलो नालों में तो होता ही ना गंदा पानी, लेकिन वो आसपास अगर रिवर वाटर में चला गया पानी तो पूरे रिवर को पोल्यूट करेगा। अगर प्रॉपर ड्रेनेज नहीं दिया फैक्ट्रीज ने कि वो वेस्ट वाटर का ही निकले, तो कहीं वो वाटर के आसपास उस फैक्ट्री के आसपास कोई रिवर हुआ उसमें वो पानी चला गया तो पूरे रिवर को पोल्यूट करेगा। रिवर के अंदर जितनी बायो है ना, जितनी लाइफ है रिवर्स के अंदर, मछलियां या रिवर के अंदर के जो पौधे वगैरह, वो सब तबाह कर देगा, वो पानी पोल्यूट कर देगा, राइट। इसी तरीके से आज के दौर में जो एग्रीकल्चर होता है, आज के दौर में एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत सारे हरबे अपनाते हैं, बहुत सारे केमिकल्स का भी इस्तेमाल होता है। आज के दौर में अगर ये जमीन है उसके ऊपर बहुत किस्म का केमिकल जो है ना वो डला होता है, ठीक है, क्यों, उस जमीन को इस काबिल करने के लिए कि जल्दी से वो क्रॉप उगा ले। अब वो क्रॉप तो उगा लेता है लेकिन वो केमिकल कहीं ना कहीं जो है ना वेस्टेज भी छोड़ जाता है, और अब कहीं कोई बारिशें हो,
और इस एग्रीकल्चर वाली जमीन के ऊपर से गुजर जाए बारिश, तो वो बहुत सारे केमिकल को एग्रीकल्चर वाली जमीन से वॉश आउट कर देंगी। वो केमिकल वॉश आउट होकर दरिया में बह गया, तो दरिया में केमिकल कौन सा ऐड हो गया जो एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होता है, वो केमिकल हो सकता है हार्मफुल हो। अब आप ये सोचो कि एग्रीकल्चर में फिर इस्तेमाल ही क्यों हो रहा है हार्मफुल केमिकल। भाई आबादी इतनी ज्यादा है कि हमारी जमीन को एक साल में 2-2 दफा क्रॉप उगानी पड़ती है, बल्कि कभी कभी 3-3 दफा। खरीफ सीजन की अलग क्रॉप उगानी पड़ती है गर्मियों वाली, रबी सीजन की अलग क्रॉप उगानी पड़ती है सर्दियों वाली। तो बार बार कटाए होकर दोबारा वो बेचारी जमीन में हिफाजत ही नहीं है, तो क्या करते हैं फिर फार्मर्स, केमिकल्स डालते हैं उसकी हिफाजत बढ़ाने के लिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे भैंसों को इंजेक्शन दिए जाते हैं कि भैंस अगर नेचुरली दूध देती ना तो शायद 5-8 लीटर देती, लेकिन इंजेक्शन दे दे के उससे 15-15, 16-16 लीटर दूध निकलवाते हैं, 20-20 लीटर निकलवाते। तो जाहिर है जब आप वो उसमें यकीनन फिर उस दूध में कुछ मसला तो होगा। एक आर्टिफिशियल प्रोसीजर से आज का दौर खत्म के पानी मिलाते, पानी वानी नहीं मिलाते। अब क्या करते हैं, अब वो इंजेक्शन देते गाय दूध ही ज्यादा दे। सही जी। अच्छा चलो, तो ये एग्रीकल्चर के ऊपर जितने फर्टिलाइजर्स के नाम पे हमने यूरिया वूरिया जितनी किस्म के भी केमिकल्स डाले, उनमें कुछ ना कुछ मसले भी होते हैं। और वो अगर वहां पर फ्लड, अगर वो जमीनें फ्लड होती है और फ्लड के साथ फिर पानी दोबारा रिवर स्ट्रीम में आता है, तो वो सारे केमिकल लेके पूरे रिवर को पोल्यूट करता है। तो पानी को लेकर एक मसला क्या है, सरफेस वाटर पोल्यूशन। सरफेस वाटर पोल्यूशन कौन कौन कर सकती है, इंडस्ट्रीज भी कर सकती है और एग्रीकल्चर भी कर सकता है। इंडस्ट्रीज के प्रोसेस से जो पानी गुजर रहा है, अब कोई कंपनी जो पेंट बनाती है उसके पेंटिंग के प्रोसेस में बहुत पानी यूज हो रहा होता है, फिर बहुत सारा वेस्ट भी हो रहा होता है, जो वेस्ट हो रहा होगा गंदा पानी होगा। और अगर आसपास के किसी रिवर के नाले में जाए तो हम कहेंगे गुड है, चलो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, लेकिन रिवर में आसपास चला गया वो तो रिवर को गंदा कर देगा, राइट, प्रॉपर ड्रेनेज नहीं हुआ। इसी तरीके से इंसानों की तरफ से भी कोई पॉल्यूशन हो सकता है। एग्रीकल्चर का बता दिया, इंडस्ट्रीज का बता दिया, इंसानों की हाउस होल्ड की एक्टिविटीज से भी तो पॉल्यूशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल किसी ऐसे एरिया जहां से रिवर गुजर रहा है, वहां पर बकरा ईद में मुसलमान जानवर सेक्रीफाइस करते, कुर्बान करते, तो उसका खून होता है जानवर का। अगर वो प्रॉपर खून ड्रेन ना करे, प्रॉपर नालों में ड्रेन ना करे, गलती से वो पानी की नहरों में मिल जाए, तो अब वो ब्लड स्ट्रीम्स ऐड हो गई पानी में, तो वो पोल्यूट कर सकता है ना पानी को। इसी तरीके से कहीं पर नाला एक तरफ से बह रहा है, एक तरफ से रिवर बह रहा है, बहुत तेज बारिश हो गई और क्या हुआ, रिवर भी भर गया पूरा और नाला भी भर गया और आपस में पैरेलल हो गए, तो वो लेवल अब इधर उधर हो गया दोनों का, तो पोल्यूट हो गया। बहुत सारे मामला हो सकते हैं। तो खैर सरफेस वाटर पोल्यूशन एक मसला है कि पोल्यूशन अगर हो जाए हमारे रिवर्स के अंदर, वो मसला क्यों होता है, इंडस्ट्रीज की वजह से होता है, एग्रीकल्चर की वजह से होता है, या आपका सेवेज का निजाम अच्छा ना हो, सेवेज का निजाम बहुत दूर नहीं बना हुआ, आपने नहरों के करीब बनाया, पानी की पीने के पानी की नहरें और सेवेज की नदियां वो आसपास करीब है, तो फिर ये गलत हमारी गलती है ना, क्योंकि हमने सेवेज गलत करीब करके बनाई ना, ठीक है। और सेवेज एक तो करीब नहीं होनी चाहिए, दूर बननी चाहिए, और होनी भी बहुत डीप चाहिए, ताकि गलती से भी इतनी फिलअप ना हो जाए कि यहाँ पानी उसका आ जाए। तो ये वजूहात है उस पोल्यूशन के। इसका हल क्या है, आखिरी कॉलम में लिखा है कि आप इन्फोर्स करें। इन्फोर्स करना मतलब लागू करना। आप लागू करें स्ट्रिक्ट वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेशंस। आप ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू करें, किसका काम है लागू करना, हुकूमत का। हुकूमत ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू करे कि स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए, कि अगर किसी इंडस्ट्री ने अपना जो वेस्ट वाटर है उसको सेवेज के अंदर नहीं डाला, गलती से भी लीक आउट छोड़ा और वो रिवर में गया, तो उन फैक्ट्रीज को बड़ी बड़ी पेनल्टीज देनी पड़ेगी। तो पेनल्टीज से बचने के लिए वो कोशिश करेंगे कि भाई हमें इतने बड़े बड़े जुर्माने दे, इससे बेहतर है कि हम अपना पानी का जो बहाव है, वेस्टेज वाटर का जो बहाव है, वो कनेक्ट कर दे नालों के साथ, बड़े बड़े पाइपलाइनों के जरिए, ताकि वो पानी गलती से भी रिवर तक पहुंचे ही ना। सही है। फिर जो दूसरा सॉल्यूशन, जो ऐसे एरियाज हैं जो पोल्यूट हो गए, जो ऐसे रिवर्स हैं जो पोल्यूट हो गए, उनके पोल्यूशन खत्म करे बाकायदा हुकूमत और लोग मिलके। जो ऐसी झीलें हैं, चलो रिवर तो बह जाता है कि उसका पोल्यूशन तो पता नहीं, यहां से क्लियर करने लग रहे थे पोल्यूशन आगे जाता जा रहा है, तो रिवर पोल्यूट ना हो, एक एकदम कदम आपने ये उठाया। दूसरा कदम ये उठाया कि जो जगह झील है, झील में चारों तरफ से बंद होती है ना, बहुत बड़ा पॉन्ड क्या होता है, पॉन्ड एक समझ लो छोटा सा एरिया जहां पर पानी जमा हो जाए, ठीक है। वो दरिया नहीं होता कि जिससे बह रहा है वो जमा है पानी,
पॉन्ड को बहुत बड़ा कर लो तो बन जाता है झील, लेक। पॉन्ड जल्दी नापाक हो जाता है, लेक देर से नापाक होता है, लेकिन हो सकता है। तो उसको नापाक अगर होने लग रहा हो लेक को नापाक, तो गवर्नमेंट अपनी इन्वेस्टमेंट करे, लोग मिलके गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि अकेला गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल है काम करना, गरीब गवर्नमेंट के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। तो वो लेक को क्लीन करना शुरू हो जाए, क्योंकि बहुत सारे जो सोसाइटीज है वो उन झीलों के ऊपर भी डिपेंडेंट है। मंछर लेक, कलरी लेक या हलीजी लेक, ये झीलें आप इन झीलों को क्लियर करते रहे। इसको पोल्यूशन जो हो रहा हो तो उसका पोल्यूशन क्लियर करते रहे। कैसे क्लियर करेंगे पोल्यूशन को? पानी को छानेंगे भाई, जितना फिजिकल वेस्ट है वो तो हटा सकते, थैलियां है वो तो हटा सकते, ठीक है जी। फिर इसके अलावा जहां से पोल्यूशन आ रहा है उन जगहों पर जाके वही स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगा के अब आपकी तरफ से पोल्यूट नहीं होना चाहिए। आसपास की सोसाइटीज जो वहां रहती है उनको जॉब्स दे दी कि भाई आप तो रहते भी यही है और आपके लोगों को अभी जॉब्स दे रहे हैं, जो जगह है उसकी क्लीन रखेंगे, वो क्लीन रखेंगे। लेक को अगर वो लोग क्लीन रखेंगे तो हुकूमत की तरफ से उनको माने ये सैलरी मिलेगी, उनको जॉब पे रख लिया। तो एक तो उनके घर के करीब है तो वो सफाई रखना चाहेंगे, दूसरा हुकूमत से सैलरी भी मिल लिया, और तीसरा फायदा उनको यह है कि साफ पानी होगा ना अगर वो, तो लोग वहां टूरिज्म करने भी आएंगे। लेकिन जब लोग टूरिज्म करने आएंगे तो गंदगी बचाते हैं, उनका काम ये कि लोग गंदगी बचा रहे हो तो उनको डस्टबिन बताएं कि आपने डस्टबिन में डालना कचरा, और लोग चले जाए फिर थोड़ा बहुत कचरा हो तो वो खुद साफ कर ले, तो इस तरह वो लेक्स गंदे नहीं होंगे। तो ये सोल्यूशन है। तो एक पानी को लेकर पोल्यूशन का मसला, पानी को लेकर कुछ मसाइल और क्लाइमेट चेंज। जैसे जैसे दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, दुनिया जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, तो वैसे वैसे वाटर टेबल राइज हो रहा है। वाटर टेबल मतलब पूरी दुनिया में जो पानी की सतह है वो बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, और उससे वाटर की सतह बढ़ रही है। तो क्या हो रहा है, बहुत सारे तो आइलैंड्स हैं जो आज मौजूद है, आज से 100 साल बाद बह जाएंगे पानी के अंदर, समंदर के अंदर, ठीक है। अब अभी हम समंदर की बात नहीं कर रहे, अगर रिवर की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज के पहाड़ है वो ज्यादा पिघलेंगे। वो जब ज्यादा पिघलते हैं तो गर्मियों में पानी इतना ऊपर चला जाता है कि फ्लड्स आना शुरू हो जाता है आसपास। तो ये फ्लड्स मसला है ना। क्यों आ रहे फ्लड्स? बहुत ज्यादा रेनफॉल की वजह से, बहुत ज्यादा ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से, सही। तो इस बुनियाद पे जो मसले हो रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी बढ़ रही है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और मूनसून भी इरेगुलर है, आते हैं तो बहुत ज्यादा मूनसून बारिश हो जाती है, कंट्रोल ही नहीं होती, और नहीं आती तो इतनी बिल्कुल ही नहीं आती, खुश्की हो जाती है। तो इसके फिर सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो आप अगर कहीं क्रॉप्स उगा रहे हैं उन जगहों पे जहां पर खुश्की के चांसेस हैं, कि खुश्क रहता है यहाँ का वेदर, यहाँ का क्लाइमेट खुश्क रहता है, और कभी मूनसून नहीं हुई तो बिल्कुल ही खुश्क हो जाएगा, तो उन जगहों पर वो क्रॉप्स ही ना उगाए जिनको ज्यादा पानी चाहिए होता है, वो क्रॉप्स उगाए जिनको जो कम पानी में भी सर्वाइव कर लेती है। एक खुश्की के लिए हल हो गया। दूसरा हल हो गया फ्लडिंग के लिए, कि फ्लड्स बहुत आ रहे हो तो डैम बनाए। डैम तो एक सॉल्यूशन है ही, कि डैम क्या करेगा, फ्लड्स के पानी को कंट्रोल कर रोक लेगा। तीसरा, फॉरेस्ट लगाएं। फॉरेस्ट लगाने से क्या होगा, दुनिया की ग्लोबल वार्मिंग कम होती चली जाएगी। जितनी ज्यादा हरियाली और फॉरेस्ट लगेंगे तो दुनिया की ग्लोबल वार्मिंग कम होती जाएगी, नंबर 1। और फिर दुनिया का जो वाटर टेबल राइज हो रहा है वो फॉरेस्ट वो पानी पीते रहेंगे तो पानी का लेवल दोबारा नीचे आना शुरू हो जाएगा। उस सतह तक रहना है, बिल्कुल कम नहीं हो जाना चाहिए पानी, और बहुत भी नहीं बढ़ जाना चाहिए, बीच में बस एतदाल के साथ रहना चाहिए, मीडियम सतह तक। तो जब फॉरेस्ट उगाएंगे तो वो पानी पी पी के थोड़ा मीडियम सतह तक कर देंगे। फिर फॉरेस्ट बीच में मौजूद होंगे तो कभी फ्लड आ रहा होगा तो फॉरेस्ट रोक लेंगे उस फ्लड को, तो जमीनें बर्बाद नहीं हो जाएंगी उससे। बहुत सारे इससे फॉरेस्ट से फवायद है। इसी तरीके से आपकी जमीन अगर में फ्लड आ गया है, पानी जमा हो गया है, तो फिर आप खर्चा करें डिसैलिनेशन पे, कि जमीनों पे पानी खड़ा हो जाए तो उनकी वाटर लॉगिंग कैसे खत्म करते हैं, और वो मतलब वाटर लॉगिंग खत्म करने से क्या होगा, जमीनें सलाइन भी नहीं होंगी, नमकीन भी नहीं हो जाएंगी, तो क्रॉप सूख सकती है। तो उस पर खर्चा करें। कैसे खर्चा करें? ऐसे सिस्टम लगाएं कि जमीन पे अगर पानी खड़ा हो जाए तो एक आसपास इनंडेशन कैनाल्स खुदवाए हुए हैं आपने बहुत सारे, कि वो पानी वहां पर जमा हो जाए, बह जाए आगे जाके। और थोड़ी बहुत अगर जमीनों पे सलाइन रह गई है जमीनें, थोड़ी बहुत फिर भी पानी रह गया और सैलिनिटी बढ़ गई जमीन की, तो आप ऐसे केमिकल्स और ऐसे प्रोसेसेस से गुजारे उस जमीन को कि वो जो है उसमें से नमकीन इफेक्ट्स खत्म हो जाए और वहां कल्टिवेबल रहे, कल्टिवेशन कर सके। क्लियर हो रही है बातें मेरी? फिर पानी को लेकर अगला मसला, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। पानी को लेकर अगर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जैसे कि इंडिया के साथ एक मसला है कि वो इंडस और झेलम के ऊपर डैम्स बना रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर वाटर फ्लो कम हो रहा है।
ये क्यों हो रहा है? इंडिया क्यों बना पा रहा है? वो इसलिए क्योंकि वो वायलेट मतलब वो ऐसा क्यों कर पा रहा है? वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि पुअर लॉ इन्फोर्समेंट है कि लॉ तो बन गया पर वो लॉ स्ट्रिक्टली लागू नहीं हो पा रहा। इंटरनेशनल लॉ है, क्या आपने क्या करना है? आपने पाकिस्तान का हिस्सा है वो इंडस और झेलम, पर क्या करें उसके वो मजबूत, उसके पीछे कोई मजबूत इदारा नहीं है, इतना मजबूत नहीं है कि रोक सके। तो जब रोक नहीं सकते वो बना रहे इंडिया, ठीक है। बाकी इसकी डेप्थ पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल डेप्थ क्या है वो तो बताई जाएगी, मतलब जो इसके अंदर डीप में जाए उनके अपने रीजन होंगे। वो शायद कहेंगे कि हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाना अलाउड है तो हम तो इलेक्ट्रिसिटी से बना रहे हैं। पाकिस्तान कह रहे हैं लेकिन आपके इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काफी नहीं, हमारा फ्लो रुक गया पूरा इस चक्कर में कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए आप डैम खड़े कर रहे हो, उसके पीछे पानी रुक रहा है सारा, और आप महदूद लिमिटेड वाटर छोड़ रहे हो सर, और लिमिटेड वाटर हमारे पास पहुंचते पहुंचते और कम हो जाता है। पाकिस्तान ये पॉइंट लेके चल रहा होगा। बहरहाल तो पुअर है अभी ये जो लॉ है ना इंडस वाटर ट्रीटी का, तो वो शायद कहीं ना कहीं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्टली नहीं, अभी तक चल तो रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी इतनी स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट नहीं है जब ये पीछे डैम बन पा रहा है, ठीक है। तो इसका हल क्या है? पाकिस्तान जाए वो अपना जो वो है उसको यूटिलाइज करे प्लेटफॉर्म्स को, कौन से प्लेटफॉर्म्स को? वर्ल्ड बैंक जैसे प्लेटफॉर्म्स को। और पाकिस्तान ने ऐसी अर्जियां डाली हुई वर्ल्ड बैंक को कि आओ मामले में पढ़ो। पाकिस्तान इतना मजबूत नहीं है कि जो मतलब मजबूर कर सके किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, वो खाली अपील ही कर सकता है बार बार कि इस जो ट्रीटी इंडस वाटर ट्रीटी है उसको इन्फोर्स किया जाए, उसको लागू किया जाए। वो ट्रीटी तोड़ी जा रही है, इंडिया को रोका जाए। पाकिस्तान, और ऐसा नहीं कि वर्ल्ड बैंक भी चुप होगा, वो भी डेफिनेटली देखेगा डेप्थ में जाके, और वो कोशिश करेगा इस चीज की कैसा ना हो, ठीक है। कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहा होगा, जब भी तो सिर्फ हम 2 डैम्स की अभी बातें कर रहे हैं, वरना हो सकता है आज से 20-30 साल पहले बहुत कुछ बन चुका हो, पाकिस्तान में फ्लो ही ना आ रहा हो वाटर का। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक का प्रेशर होगा, उस इंडस वाटर ट्रीटी का प्रेशर होगा, लेकिन अब वो प्रेशर रिलैक्स होता जा रहा है आहिस्ते आहिस्ते, ठीक है। तो एक हल तो यह है कि वर्ल्ड बैंक तक जैसी ऑर्गेनाइजेशन तक जाए। दूसरा हल क्या है कि अपने पड़ोसी मुल्क के साथ आप अपने ताल्लुकात बहाल करें, कोशिश करें कि अच्छे हो जाए ताल्लुकात, ताकि किसी तीसरे ऑर्गेनाइजेशन तक जाना ही ना पड़े, ठीक है जी। पानी को लेकर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में हमारा इंडिया के साथ ही प्रोविंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें तो जो प्रोविंसेस के आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल पंजाब कहता है अगर कालाबाग डैम बनाए, केपीके और सिंध बना कर कालाबाग डैम ना बनाए, तो ये क्यों है कॉन्फ्लिक्ट? केपीके कह रहा है कि कालाबाग डैम बनता है अगर, तो कालाबाग डैम के बनने की वजह से जो पानी खड़ा होगा कालाबाग डैम का, वो हमारी आसपास की जमीनों पे को पानी फ्लड कर देगा, वाटर लॉगिंग हो जाएगी, और वो आसपास बहुत सारे घर जो है बेघर हो जाएंगे। उनको कहीं और आप जो जगह देंगे वो प्रॉपर वैसी नहीं देंगे जैसे उनको अभी जगह मिली हुई। उनका ये रीजन हो सकता है कि हमारा इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होगा, केपीके का ये रीजन है। सिंध का ये रीजन, अगर कालाबाग डैम बन गया तो जो पानी सिंध तक पहुंच रहा है वो और रुक जाएगा, सही है, क्योंकि जो डायरेक्टली सोर्स हो रही है वाटर सिंध तक, उस पानी का मेन सोर्स के ऊपर बीच में कालाबाग डैम आप डाल लेते हो, वो पानी और रुक जाएगा। तो अब इसका हल कैसे निकाले, आपस में कैसे म्यूचुअलिटी बढ़ाएं? आप म्यूचुअलिटी क्यों नहीं होगी? कहीं ना कहीं पीछे ऐसा हुआ होगा कि पंजाब और सिंध में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, तो हो सकता है सिंध जो है माने ना उस बात को। तो पॉलिटिकल जो भी फोर्सेस हैं उनका आपस में कोऑपरेशन बहुत जरूरी है इन प्रोविंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने के लिए, ठीक है। ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं भाई, मतलब क्यों रोका जा रहा है कालाबाग डैम बनाने के लिए? तो उसकी वजूहत तो सिंध और केपीके के नीचे और ज्यादा बताई जाएंगी बहरहाल। और फिर कहीं ना कहीं कोऑपरेशन भी नहीं है प्रोविंसेस का आगे आपस में। तो अगर इन प्रोविंसेस का कोऑपरेशन बढ़ाया जाए, मतलब कोलैबोरेशन बढ़ाया जाए इन दोनों प्रोविंसेस के दरमियान, इन तीनों प्रोविंसेस के दरमियान, तो कोई डैम वैम बन सकता है कि भाई आपस में सेम पेज पे तो लेके आए कि कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो। और कौन कौन कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म करेगा? इरसा, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, वो बीच में पड़े और वो इस चीज का यकीन दिलाए सिंध को कि नहीं आपको इक्वल शेयर मिलेगा पानी का, ऐसा नहीं है कि पानी रुक जाएगा। वो अगर इतनी स्ट्रांग होती, उसके ऊपर इतना यकीन होता, तो शायद सिंध एक्सेप्ट कर भी लेता, ठीक है। फिर बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी इसके ऊपर पॉलिटिक्स करते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल लीडर चाह रहे हैं कि सिंध के अंदर रहते हुए कि सारे सिंधी सिंध में जो है मिसाल के तौर पे हमें वोट दे। तो पॉलिटिकल लीडर्स कहेंगे कि आपने अगर पंजाब की गवर्नमेंट को वोट दे दिया और पंजाब ने कालाबाग डैम को अप्रूव कर लिया, तो रोकेगा कौन? तो हम सिंध का सोच रहे हैं, तो आप हमें वोट दें ताकि हम वो डैम ना बनने दें, समझ रहे हो?
इस बेसिस पे वोट बैंक भी चल रहा होता है। तो पॉलिटिकल लीडर्स खेलते भी हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ। जैसे इंडियन गवर्नमेंट के अंदर मोदी जो है वो कश्मीर इशू को लेकर खेलता रहता है जब भी वोट चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा जी, प्रोविंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स को फिर अगेन सुलझाना है तो जब पूरे मुल्क को साथ तरक्की करनी है तभी हो सकता है, लेकिन सबके अपने अपने इंटरेस्ट है ना, किसी का इंटरेस्ट क्या है, किसी का इंटरेस्ट क्या है, तो वो उस इंटरेस्ट के दरम्यान में कुछ पॉलिटिकल लीडर्स गेम कर जाते हैं अपनी, ठीक है। तो ये कभी हल नहीं हो पाते मसले। पानी को लेकर सेक्टर के भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। सेक्टर्स मैंने 3 बताए, पानी के यूज जो 3 सेक्टर्स करे कौन कौन है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और हाउस होल्ड्स। फिर इनको लेकर भी मसले हैं कि किसी जगह पर पानी आ रहा है तो इंडस्ट्रीज ज्यादा यूज कर रही है, घरेलू लोग जो है ना हड़तालों पे निकल आए कि सारा पानी जो है ना फैक्ट्री को जा रहा है, हमें नहीं मिल रहा। कई बार एग्रीकल्चर यूज कर रहा है तो इंडस्ट्रीज हड़ताल पे निकल आए, सारा पानी एग्रीकल्चर को मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा। कई बार एग्रीकल्चर आके हड़तालें कर रहे हैं कि इंडस्ट्रीज इतना पानी यूज कर रही है, वेस्ट कर रही है, हमारा पानी गया। ये कब होता है, जब वाटर शॉर्टेजेस होती है। तो आपस में सेक्टर्स के अंदर भी फड्डे हैं पानी को लेकर, ठीक है। तो ये तीनों लिखी हुई है, इन चीजों इनको पढ़ोगे कि फड्डे सेक्टर्स के आपस के कॉन्फ्लिक्ट जो है उसकी वजाहत क्या है, वो कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं उसकी वजाहत क्या है, और उसका हल क्या है कि भाई आप जो है सेक्टर वाइज वाटर को एलोकेट करें और पूरे मुल्क के मफाद में बात करें। आप नेशनल इंटरेस्ट के मफाद में बात करें, पूरे मुल्क का इंटरेस्ट किस चीज में है, तो मुल्क का फायदा उस वक्त इस चीज में है कि इंडस्ट्रीज को पानी मिले, तो इंडस्ट्रीज को पानी मिले, डोमेस्टिक को चाहिए कम पानी के साथ गुजारा करना सीखे, क्योंकि इंडस्ट्रीज सर्वाइव करेगी तभी तो जॉब्स मिलेगी सबको, और जॉब्स मिलेगी तो आपको जॉब्स भी तो चाहिए। कल को आपको पानी दे दिया और फैक्ट्रीज बंद हो गई, फिर वहां से आपके ही लोग, घर के लोग निकाल दिए गए, फिर आप कहेंगे जॉब्स नहीं है मुल्क में, सही है। सो बिल्कुल इसके अंदर प्रायोरिटाइजेशन है। लेकिन कभी कोई ऐसा है कि इतनी खुशकी आ गई, खाने पीने के लाले बढ़ गए, वो मसले आ गए, तो फिर उसमें घरों को सर्वाइव करने के लिए पानी वहां ज्यादा देना पड़ेगा कि अभी जो है ना इंडस्ट्रीज भले थोड़ा कम माल बनाए लेकिन अभी सर्वाइव हो जाए यहाँ पर। अब थर्ड जैसी जगह पर घरों को पानी मुहैया हो जाए बहुत बड़ी बात है, तो इंडस्ट्रीज को क्या देंगे वहां पर, सही है। तो कहीं पर रोजमर्रा की जिंदगी के लिए पानी नहीं, आप कह रहे हैं जीन्स की पैंटों को वॉश करने के लिए पानी चाहिए, लेकिन पीने का पानी मौजूद नहीं हो, तब प्रायोरिटी क्या हो जाएगी कि डोमेस्टिक को पानी मिले, कि सर्वाइव तो करें वो पहले। लेकिन इतना पानी मौजूद है, घरों को वॉश करने जितना पानी नहीं आ रहा, बस हफ्ते में 1 दिन आ रहा है कि जरूरियात जिंदगी पूरी हो रही है। रोज हमारे घर धुला करते थे, रोड धुला करते थे, इतना पानी नहीं आ रहा, तो गवर्नमेंट कहेगी इतना पानी आ भी नहीं सकता, अभी पानी कम है, अभी इंडस्ट्रीज को पानी भी देना है, तो उनको जाएगा पानी, एग्रीकल्चर को जाएगा पानी, क्लियर है। तो यह होती है नेशनल इंटरेस्ट में बात करना। तो इस तरह से आप एलोकेट करें वाटर को कि जिसमें हर सेक्टर को प्रायोरिटी कितनी देनी है पता हो आपको, और पूरे मुल्क के इंटरेस्ट में बात करें, पूरे मुल्क के मफाद पे बात करें, किसी एक सेक्टर के फायदे के लिए बात नहीं करें। पब्लिक अवेयरनेस, और साथ में पानी का एक मसला यह है कि आम तौर पे बिजनेसेस हो या लोग हो, वो बहुत सारा पानी का वेस्टेज करते हैं। क्यों करते हैं, वजह क्या है, वेस्टेज करते हैं ये तीनों सेक्टर्स, वजह क्या है, अवेयरनेस नहीं है कि पानी कितनी बड़ी रिसोर्स है, उसको कंजर्व करना बहुत जरूरी है। टंकियां भर रही हैं आपके घरों की, पानी गिर रहा है रोडों पे, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अवेयरनेस दी कि इसको रोकना है, तो फिर ऐसी एनजीओज, गवर्नमेंट भी जाके घर घर में अवेयरनेस दे सकती है, अपने टीवी प्रोग्राम्स के जरिए दे सकती है। फिर एनजीओज होती है जो गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज का मतलब क्या है, वैसे तो ये काम गवर्नमेंट का है लोगों को अवेयरनेस देना, लेकिन एनजीओज भी अवेयरनेस दे सकती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कि गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन नहीं, लेकिन काम कौन सा कर रही है, लोगों की फलाह बहबूद का, तो लोगों तक अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं कि पानी को कंजर्व कैसे किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे नलके ना लगाए जाए जिसमें लीकेज के चांसेस ज्यादा हो, या आपकी टंकियां जो पूरी भर रही है तो ओवरफ्लो जो हो रहा है, उसके ओवरफ्लो के ऊपर जो पाइप है, ड्रेनेज पाइप, वो वापस रिटर्न आपके नीचे वाली पानी की टंकी में हो रहा हो, ना कि वो रोडों पे गिर रहा हो। रोड अलग टूट रहे होते हैं, लोगों को अलग मसले हो रहे होते हैं, और पानी अलग जाया हो रहा होता है। तो ये सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएं, ठीक है। और पेनल्टीज इंपोज करें, जिसके घर के बाहर से पानी गिरता हुआ दिख गया, हुकूमत के नॉलेज में आ गई ये चीज, तो उस पर आके पेनल्टी लगाएंगे। क्या आपका ये ओपन है, क्यों ये बाहर की तरफ निकला हुआ क्यों टंकी से पाइप, कि भर जाएगा तो नीचे गिरेगा पानी, इस पाइप को कनेक्ट करके दोबारा अपनी नीचे वाली टंकी पे लेके जाओ। वो पता नहीं चलता कि कब पानी फिलअप हो जाए तो हम बंद कब करें, तो कोई और सिस्टम रखो, आपको पता होना चाहिए कब बंद करना है, टाइम लगा लो, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि रोड पे जब पानी गिरना शुरू होगा आवाज आएगी तो ही बंद करेंगे हम। सो ये वाली एजुकेशन देना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये वाटर के को लेकर इश्यूज थे,
उन इश्यूज वाटर को लेकर इश्यूज के नाम यहाँ लिखे हुए हैं, उन इश्यूज की वजाहत यहाँ है, और वो जो इश्यूज है अराइज क्यों रहे वो यहाँ लिखे हुए वजूहत, और अब उनके सॉल्यूशन क्या होंगे वो यहाँ लिखे हुए आखिरी कॉलम में। ठीक है, ये एक समरी है आपकी एक तरह से इस पूरे टेबल के अंदर।